दोस्तों ये वीडियो देखना और बताना इस वीडियो ने आप लोगों को क्या सीख दी। देखना ये बच्चा गिरा और गिरने के बाद में देखना ये है जिंदगी। रियलिटी में जिंदगी में आप लोग फेल हो जाओ ना, कभी गिर जाओ, जिंदगी में कोई दिक्कत आ जाए और उसके बाद में खड़ा होकर आप लोग डांस कर दो, तो भाई साहब आपसे ज्यादा खतरनाक इंसान नहीं है इस धरती पर कोई। समझ रहे हो आप लोग? एक इंसान कोई आप लोगों को हरा के जीत गया और वो इंसान जो है शांत खड़ा और आप लोगों ने ठाका मार के हंस दिया, तो उसकी जीत ना फीकी पड़ जाएगी। तो हमेशा आप लोग किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हो, आप लोग का बिहेवियर कैसा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, उससे पता चलता है। किसी इंसान ने बोला तुम हार गए, तुम बोले कि हारे कहाँ भाई साहब, हम तो कुछ थे नहीं, हम इतना कुछ सीख गए हैं यहाँ पर आकर, तुमने हार दिया बोल दिया। तो ये होती है जिंदगी। समझो एक मिनट को, जो बात बोल रहा हूँ ना बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। जो इंसान प्रॉब्लम में भी हंस देना, उस इंसान की कोई टक्कर नहीं कर सकता, उस इंसान के सामने कोई टिक नहीं सकता। उस इंसान ने कभी सीखा ही नहीं कि वो हार जाए, वो फिर खड़ा होकर आएगा, वो फिर डबल ताकत से आएगा। तो ये वाली चीजें होती हैं, ठीक है। तो जिंदगी में कभी भी चीजों को लेकर टेंशन में मत आया करो, बस लगे रहो और फिर रिजल्ट देखना कितना शानदार आएगा। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों जोश तो बिल्कुल हाई होगा और हाई होना भी चाहिए, क्योंकि टाइम जो है बिल्कुल हाई रखने का आ गया है। अगर अभी हाई नहीं रखोगे तो भाई साहब दिक्कत हो जानी है। तो इसलिए पूरे जोश के साथ में अपने आप को लगाए रखना है। एक छोटी सी बात जो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं यहाँ पर, पहले तो आप लोग ये बताइए कौन कौन जो है एपीएफसी ईपीएफओ के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कौन ये पेपर देने जा रहा है, कौन यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहा है। अब की बार यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे अगले साल यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो, ये फॉर्म जरूर भरिएगा। ये फिर किस्मत में नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना एक बार चला गया तो। और सबसे शानदार बात यह है कि प्रीलिम्स जैसे पैटर्न पर ही आप लोगों को ये पूरा पेपर देखने को मिलेगा, इस बात की ध्यान रखना। यानी कि यूपीएससी वाले जो बच्चे हैं, खासकर स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैक्सिमम अगर ये वीडियो देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि इवन एसएससी वाले जो हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में सारी बातें बताइए। तो कौन कौन यहां पर दे रहा है पेपर, ये बताना आपकी बार एपीएफसी का, और कौन कौन यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहा है, इसके बारे में जरूर बताना। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स अगली साल भी देना है ना, इस साल नहीं देना है, तो भी यह फॉर्म आप लोगों को जरूर भरना है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह कि जो फॉर्म बिल्कुल नया भर रहे हैं, बिल्कुल न्यू, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है। जीमेल पर अभी उनको ओटीपी नहीं आ रहा है। जो ऑलरेडी यूपीएससी का फॉर्म भर चुके हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उनका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जा रहा है। तो ये सबके साथ प्रॉब्लम हो रही है इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये यूपीएससी की साइड से ही दिक्कत चल रही है। 1000 से भी ज़्यादा भाई साहब मेरे पास में कमेंट आ चुके हैं, वो बेसिकली मैसेज आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और पता नहीं कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। सर क्या करें इसका, कुछ नहीं करना है। यूपीएससी से एक तरीके से इसके बारे में कंफर्म करने की कोशिश की, तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। ये बेसिकली एक टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर चल रहा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, अपना प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अपने एग्जाम पर फोकस करते रहिए, ठीक है। मतलब पढ़ाई करते रहिए, उसमें कोई वो नहीं करना है आप लोगों को। जब भी चीज़ें ठीक होंगी तो आप लोग की चीज़ें जो है पैटर्न में आ जाएंगी। एक छोटी सी बात जो बहुत सारे बच्चे रेगुलर क्वेरी कर रहे हैं कि सर इसका क्या सोल्यूशन किया जाए। पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कोर्स खरीदने के लिए, पर लेकिन पेमेंट नहीं हो रहा है, कैंसिल यहाँ पर होगा इस तरीके से आ रहा है। और मैक्सिमम जो ये पेमेंट हो रही है वो यूपीआई से हो रही है। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि यूपीआई ढंग से काम नहीं करता है। तो इंटरनेट में आप लोगों ने कोशिश की हुई, कई बार यूपीआई का जो ट्रांजेक्शन होता है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारा मैक्सिमम यूपीआई का देखने को मिलेगा, कार्ड वगैरह का इक्का दुक्का है। तो कोई टेक्निकल ग्लिच होता है, इसकी वजह से होता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या हो गया, कोर्स क्यों नहीं लेने दे रहे हो, ऐसी क्या दिक्कत आ गई, सर पढ़ लेने दो प्लीज़ तो यहाँ पर देखो यार ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बच्चा कह रहा है कि सर कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है। तो कोर्स जो है आप लोगों का 1 तारीख से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, जिसमें कंप्लीट जो ईपीएफओ का एपीएफसी का कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। यानी कि दोनों पेपर जो होने वाले हैं आप लोगों का, एयूए का वाला भी और एपीएफसी वाला भी, सारा कोर्स जो है इसी पर्टिकुलर बैच के अंदर में आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए अलग से आप लोगों को कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर उसके लिए फिर से लेना पड़ेगा, नहीं। जैसे यूपीएससी एक ही फॉर्म में भरा रही है, ऐसे ही एक बार में ही आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन मत लेना, ये बहुत ही जद्दोजहद करके चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट की गई हैं। बहुत सारी फजीयत हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें चल रही हैं, दिमाग में आप लोगों में बता नहीं सकता। किस दिन बताऊंगा तसल्ली में, तो आप लोग समझोगे। जिस तरीके से बच्चे आ रहे हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर अभी देखने को मिल रही हैं। बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये थी कि हाँ ठीक है कि बच्चे आएंगे, पर लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इससे बच्चे ज़्यादा आते हैं ना, तो उसकी वजह से फिर सर्वर की कॉस्ट बढ़ने लगती है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, कई सारे जो इस तरह टेक्निकल जो इशू आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि सर्वर की कॉस्ट बढ़ रही है, तो बच्चों के ऊपर जो फीस की कॉस्ट बढ़ाओ। मतलब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो मतलब चीज़ें देखो क्या चलने वाली है, पर जो भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि एडमिशन बंद करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पर एक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ानी पड़े, जितनी है उन्हीं के ऊपर फोकस करके चला जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे फिर उतनी ही ज़्यादा सर्वर की कॉस्ट बढ़ेगी और फिर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती नजर आएगी।
तो ये हो जाए अगर 1-2 दिन में, तो फिर ये मत बोलना कि सर ये क्या कर दिया, मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि यार चीज़ें फिर ज़्यादा हो जा रही हैं तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये बस एक रिक्वेस्ट है, इसको फिर वैसे मत बोलना कि सर क्यों कर रहे हो ये, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से हैं। इनिशियली अभी स्टार्ट किए हैं तो ज़्यादा बर्डन भी झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। नई चीज़ें हैं, तो इसलिए जो अगर किसी दिन मतलब ऐसा कुछ लगने लगा मुझे कि हाँ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, तो मैं एडमिशन बंद कर दूंगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये अच्छा तरीका खोज लिया है पैसे कमाने का, ठीक है। बहुत कई सारे भी ऐसे मेल आ रहे हैं, उनको भी देख रहा हूँ मैं। देखो यार, पैसे कमाने की अगर ये ऐसी बात होती तो मतलब मैं कुछ और ही कर रहा होता, कुछ और। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे मेल ही दिखा देता हूँ, ये देखिए अभी 26 तारीख का मेल है यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि हमारी चीज़ों के प्रमोशन कर दो। पहली बार दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को बस चीज़ों को समझाने के लिए। क्या लिखा हुआ है, 3,000 रुपये पर वीक, डॉलर हैं ये एक वीक के, यानी कि महीने में 4 वीक होते हैं, तो 4 वीक को अगर लगाओगे कितने हो गए, $12,000, ठीक है। $12,000 हो गए। अब इसको आप लोग 80 से या फिर 82 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये बेसिकली पेमेंट करने के लिए कह रहे हैं हर हफ्ते अगर मैं इनका प्रमोशन करूँगा। और ये एक एडवर्टीजमेंट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ऐसे मतलब ना होने भी, हर महीने मुझे ना होने भी 10 से 12 ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि सर हमारे प्रमोट कर दो। सोचो एक इंसान इतने दे रहा है, अगर 10 इंसानों के मैं प्रमोशन कर दूँ तो यहाँ पर कितना पैसा होगा। तो ये जो फजीयत जोड़ रखी है, इतने सारे टीचर इकट्ठे करना और पता नहीं क्या क्या सिरदर्दी हो रही है, मतलब आपको समझा नहीं सकता मैं। तो वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो फ्री में जब इतनी सारी चीज़ें इंसान को मिल जाएं, तो पिछले 7 साल में आप लोगों ने देखा होगा एक भी प्रमोशन नहीं किया है। और इतने सारे इस तरीके के मेल आते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है। दुनिया प्रमोशन कर रही है, मैं भी कर सकता हूँ 1 मिनट में, क्या जा रहा है बोलने में कि ये जाकर ये प्रोडक्ट खरीद लेना, इसको ऐसे कर लेना, पर लेकिन नहीं किया है। तो यार ऐसी बातें कम से मत बोला करो, कम से कम जो दिल को दुखे। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था किस किस तरीके से सारी चीज़ें डाइवर्ट हो गए, डिवीजन हो के 20% GST और सारी चीज़ें। उसके बाद भी यार ऐसी चीज़ें बोलते हो। और ये भी रीज़न है कि जल्दी ये एडमिशन क्लोज कर दूंगा अगर सारी चीज़ें चलती रही तो। देखो जो भी है, पर हाँ जिनका एडमिशन हो गया वो टेंशन मत लेना, एक एक पॉइंट जो है पूरा कोर्स कंप्लीट होगा, एक एक पॉइंट विद टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये बात आप लोग जानना, आप टेंशन मत लेना। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया उसको 100% कंप्लीट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर नहीं कंप्लीट करा तो एक एक बच्चे का पैसा रिटर्न करूंगा। ये बोल रहा हूँ वीडियो को, इसको ध्यान से रख लेना, अपने आप कट करके कि सर ने ऐसा बोला था, ठीक है। दोस्तों दुनिया में बस एक ही इंसान खुश लगता है मुझे, इसकी जगह मुझे और कोई खुश नहीं लगता है। मतलब कुछ भी होता रहे, पूरा देश जो है गर्त में चला जाए, कुछ भी चलता रहे, बस यहाँ साहब जो है वो चेहरे पर एकदम हंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बीनी बीनी। मतलब नेक्स्ट लेवल का इंसान है ये। अगर बात करें रसिया ने, और स्टेप भी सारे ऐसे उठाता है, वो नहीं कहते एकदम 2 ही आदमी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मजा बनाए हुए थे, एक तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब और दूसरे पुतिन साहब, तीसरे किम जोंग उन भी है। पर आज की डेट में शांत चल रहे हैं, ठीक है। इतने भी शांत नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण कर रहे हैं बीच बीच में, ठीक है। यहाँ पर पुतिन साहब ने बोल दिया साफ साफ, न्यू स्टार्ट ट्रीटी अब स्टार्ट नहीं रहेगी भाई साहब, जो भी करना था कर लो, अब हम जैसे बाहर निकल रहे हैं और अब दबाकर अपने एक्सपेरिमेंट करेंगे, बड़े बड़े वेपन बनाएंगे, जिसको रोकना है रोक लेना। तो ये बात नहीं है रोक सको तो रोक लो, अब रोक के दिखाओ। बहुत शानदार आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर रसिया ने अनाउंस कर दिया है कि भाई साहब न्यू स्टार्ट ट्रीटी में अब हम लोग और पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रीटी है ये यहाँ पर एक तरीके से आउट ऑफ द, वो कहते हैं एक्सपायर होने जा रही है, आउट ऑफ द बॉक्स होने जा रही है। ये एक ऐसी ट्रीटी थी जिसकी फुल फॉर्म देखकर आप लोग समझ जाएंगे कि इसका पर्पज क्या था। पर्पज क्या था? पर्पज यहाँ पर ये था कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि कोई भी नए हथियार जो हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, लग के डेवलपमेंट पर फोकस करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों पर नहीं लगाएंगे कि बम बना लो, ये सब बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट करेंगे जो भी न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल, बॉम्बर, इन सबको। और यहाँ पर ये बातें बोली गई थी। ये जो ट्रीटी थी एक्सपायर हो गई थी 2021 में, तो बोला गया था कि भाई साहब रिन्यू कर लेंगे, पर लेकिन उसके बीच में फिर स्टार्ट हो जाती है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई, और उसके बाद में फिर दुनिया में आता है एक नया मोड़, और वो नया मोड़ जो है वो इस ट्रीटी को खत्म करके बैठ गया। अगर बात करें ये ट्रीटी कब आई थी पिक्चर में, तो याद रखना 5 फरवरी 2011 में ये ट्रीटी जो थी पिक्चर में आई थी, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर कुछ करो इस खांसी का, कानों में दर्द हो गया आपकी खांसी सुन सुन के मेरे गले में दर्द हो रहा है आपको कानों की लग रही है। लेक्चर कई सारे हो जाते हैं ना रिकॉर्ड करने के लिए, ऊपर से सारी चीज़ें, मतलब मत पूछो क्या हाल है जाले तेरा मेरे आगे देख के रंग है तेरा मेरे पीछे, डायलॉग नहीं है तो याद आ रहा है। मैंने कहा कि एक तरीके से दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, तो कई सारी चीज़ें हैं, तो लगे रहो, बस इंजॉय करते रहो, ठीक है। खांसी वासी मतलब कर रहा हूँ यार, क्या ही करूँ, बस जो है ला रखी है दवाई वगैरह खा रहे हैं उनको, चलिए ठीक है। तो लिमिट अगर बात करें, ट्रीटी जो है रसिया और यूक्रेन के बीच में साइन की गई थी, ताकि यहाँ पर जो भी इनके न्यूक्लियर वेपन है, जो भी मिसाइल है, उनको कम किया जा सके, और खासकर कोल्ड वॉर के टाइम पर।
कोल्ड वॉर एक ऐसा ड्यूरेशन है जहां पर दोनों एक दूसरे के एक नहीं होड़ में लग जाना, मैंने कहते कि पड़ोसी में स्कूटर लेकर आया, पड़ोसी ने भी स्कूटर ले लिया, हमने बाइक ली, पड़ोसी ने भी बाइक ले ली, हमने बेसिकली घर में अपनी पुताई करवाई, पड़ोसी ने पुताई करवा ली तो वही काम यहाँ पर चल रहा था रसिया और बेसिकली जो यूएसए के बीच में। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि आमने सामने आकर एक दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंकेंगे, गोले नहीं फेंकेंगे, बस वही है कि हम मुंह चिकड़ा चिकड़ा कर चलेंगे, इसका चेहरा नहीं देखूंगा, वो वाली फीलिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लगा कि चलो यार कुछ चीज़ें सुधार लेते हैं, दुनिया में डेवलपमेंट लेकर आते हैं। तो यहाँ पर 2010 के अंदर में यूएसए के जब प्रेसिडेंट थे यहाँ पर बेसिकली बराक ओबामा साहब, और रसिया के तो लीडर थे उस टाइम पर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव, तो उनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये ट्रीटी साइन किए गए कि चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियर वेपन जो है उसको कंट्रोल करके चलेंगे और सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लेकर चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अकेली ट्रीटी है, बहुत सारी ऐसी ट्रीटियाँ जो ऑलरेडी यहाँ पर इनके द्वारा साइन की जा चुकी हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे 1970s में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी आ गई। ठीक है, ये देखो फिर यहाँ से आगे चल कर आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर, ये है बेसिकली जिसको बोलते हैं यहाँ पर ABM। ठीक है, बेसिकली ABM यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं INFTT। ठीक है, तो ये थे एक तरीके से ये ट्रीटी, इनके टाइम ड्यूरेशन भी आप लोग देखना है। आप इसको इंटरमीडिएटरी रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के नाम से जानते हैं। स्टार ट्रीटी 1 1990, इसी के साथ में 100 ट्रीटी है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी आ गई फिर यहाँ पर। तो ये जो ट्रीटी हैं एक ही स्लाइड में आप लोगों को जो दिखाई जा रही हैं, सारी की सारी ट्रीटी रसिया और यूक्रेन के बीच में रही, और खासकर जो कोल्ड वॉर का ड्यूरेशन चला उस टाइम पे चीज़ों को कंट्रोल करना और फिर चीज़ों को आगे नॉर्मलाइज रखना। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये जो ट्रीटी है, अब तो डर लगने लगा खांसते हुए भी मैंने कहा बच्चे ऐसे मेल आते हैं ना कई बार, तो मैंने कहा क्या ही बोला जाए। तो ये ट्रीटी काफ़ी शानदार है। ठीक है, तो इनका अगर बात करें यहाँ पर ये जो ट्रीटी है इनके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं आप लोग याद रखिएगा, कब से कब तक चली हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि साइन की गई थी यहाँ पर 1972 में और टर्मिनेट हो गई यहाँ पर 2002 में। ये साइन की गई थी 1987 में, टर्मिनेट हो गई 2019 में। तो ऐसे ऐसे यहाँ पर ट्रीटी हैं। तो आप लोगों से पूछने लगे कि ये ट्रीटी कब साइन हुई और वो ट्रीटी कब साइन हुई और डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दे, तो आप लोग ये मत बोलना कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे कि इनकी फुल फॉर्म भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें, ये लिखा हुआ है START, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक आर्म, एक तरीके से यहाँ पर इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, तो इसके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। SORT का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव जो रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, तो स्टार यहाँ पर ये सारा मैंने आप लोगों को बता दिया, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। यही सारी चीज़ें इस स्लाइड में भी आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट कलरिंग के साथ में। रसिया ने सस्पेंड क्यों कर दिया, सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि रसिया के ऊपर दुनिया भर की रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। रसिया कह रहा है कि मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन पे रिस्ट्रिक्शन पहुंचे जा रहे हो, मेरे दोस्त हैं इंडिया, उनको भी तुम कह रहे हो कि तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, आकर यहाँ पर हमारे खिलाफ जाकर वोट करो, ऐसा कैसे चलेगा भैया। तो ये चीज़ें हैं। तो बोला कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर रसिया टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑन द अमेरिकन सोइल ड्यू टू द वेस्टर्न सैंक्शन। यानी कि इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आप लोग को पुतिन साहब क्या कह रहे हैं। पुतिन साहब ये कह रहे हैं कि हमारे देश के ऊपर इतने सारे सैंक्शन लगे हुए हैं कि हम जाकर इनके यहाँ इंस्पेक्शन भी नहीं कर सकते ढंग से कि इनके पास में क्या क्या है। और भाई साहब ये चाहते हैं मुंह उठाकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भेज देते हैं, हमारे यहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन कर लो। तो ऐसी ट्रीटी में हम तो नहीं आते हैं भाई साहब। ठीक है, मैंने कहा रसिया के पुतिन साहब कह रहे हैं मैं नहीं खेलता। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हो। और अभी यहाँ पर पता है कई सारी इश्यूज यहाँ पर देखने को मिले। जब कोरोना वायरस के केसेस थे उस टाइम पर यूएसए ने बहाना बनाकर उस टाइम पर भी एंट्री करनी थी, तो रसिया ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई साहब हम नहीं खेलते। तो ये वाली बात हो गई वहाँ से, और तब से इन्होंने खेलना बंद कर दिया, तब से खेल नहीं रहे हैं। तो ये सारी ट्रीटी हैं, इनके नाम आप लोग समझ सकते हैं, तो कन्फ्यूजियाना नहीं है। अगर कल को नाम पूछ ले, और इंटरनेशनल रिलेशन में जो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बाकायदा। अगर नहीं यकीन आ रहा क्वेश्चन बनते हैं तो देखो अभी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कराऊंगा आपसे ही, और आप ही अटेम्प्ट करोगे और आप ही आंसर दोगे। देखो 2011 में पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, मैंने बोला ना 2011 में साइन की गई थी। तो बोला गया कि एक बायलैटरल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी है बिटवीन रसिया एंड यूएसए। क्या कह रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है ये नगर मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, तो जो वही बात है इट इज़ ए मल्टीलेटरल एनर्जी सिक्योरिटी, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ट्रीटी बिटवीन रसिया एंड फेडरल यूरोपियन यूनियन नहीं है, ब्रिक के कोई मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेना, बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, ये सारी की सारी ट्रीटी और कौन कौन सी ईयर में हुई है, तो आप लोगों को करेक्टली मैच करना है। तो कर लो मैच इसको, पूरी की पूरी पढ़ाई तो अभी तो सी है आंसर, देख लेना एक बार मैच कर। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर है, IBM ट्रीटी 1972 पहली सही है। ठीक है, दूसरा है फिर दूसरा है NF ट्रीटी 1987,
NF ट्रीटी 1987, दूसरा भी सही है, ठीक है। तीसरा है स्टार ट्रीटी 1991, एक सेकेंड, स्टार ट्रीटी, ठीक है, तो स्टार ट्रीटी हो गया 1991, ठीक है। चौथा क्या है, सोट 2010, कहाँ है सोट 2002, तो एक गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी, यानी कि 3 पेयर सही है। ये इसलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन इस तरीके का बनाया गया है ताकि अगर ये यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये ईयर वाइज आ जाता है कि पहले कौन सी थी, दूसरों कौन सी थी, ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके, ताकि आप लोग माइंड में कन्फ्यूजन दूर रखें, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर लेबर लॉज कौन पढ़ाएगा, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सारा का सारा सेक्शन मैं कवर करूँगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, ये बहुत ही तसल्ली में कवर कराया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पर कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा। अकाउंट्स वगैरह के बारे में बात करूँ तो उनके लिए एक मैडम है, बहुत ही अच्छे से उसको सारे को कवर करेंगे, क्योंकि वो मेरा सेक्शन नहीं है यार, मैं उसको मतलब कवर करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे उसके लिए अलग से मतलब बहुत ही एक तरीके से ना मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है उसमें, तो उस एरिया को स्पेशलिस्ट ही टच करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मेरी हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाई है, बेसिकली न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल आते रहते हैं, और वैसे भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही एक पैटर्न में मैं बहुत ही तसल्ली में डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो इसको मत सोचना कह रहा है कि सर पता चला आप कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हो वहाँ पे अगर मैं नहीं पढ़ाऊँगा तो सारे टीचर रखने पड़ेंगे, उनका खर्चा कहाँ से आएगा, बहुत महंगे महंगे आते हैं टीचर भाई खुद सोचो, जैसे मुझे पहले बहुत सारे ऑफर आते थे यहाँ पे आ जाओ पढ़ाने के लिए, मतलब बहुत तगड़े तगड़े पैसे देते थे वो लोग, ठीक है, कि यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, पर लेकिन वही है कि कभी गया नहीं मैं उस तरीके से। तो अभी जब टीचर से बात कर रहा हूँ तो भाई साहब वो टीचर भी जिनको जो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो उनका भी फिर वही पैटर्न निकल कर आ रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो अच्छे हैं, जिनको लग रहा है कि इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं देना है, उन टीचर को साथ में लेकर आ जाए। काफ़ी अच्छे टीचर हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, और इसी के साथ में फोकस जो दिया जाए, मैक्सिमम चीज़ें मैंने कहा फिर अपने आप कवर करते हैं अच्छे से, ताकि ढंग से सारा सिलेबस सिस्टमेटिक में कवर किया जाए, क्योंकि अपना भी एक्सपीरियंस है अच्छा खासा इन चीज़ों में, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा एप्टीट्यूड वाला पोर्शन इतने अच्छे से कवर होगा, उसमें बिल्कुल CSET के बहुत ही अच्छे टीचर हैं वो, ठीक है। तो शानदार तरीके से सारा उसका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं वो भी, तो मतलब सारी चीज़ें कवर होंगी। CSET ही पूछ रहा था बच्चा, तो टेंशन मत लेना किसी चीज़ को, ठीक है। अच्छा ये बताओ, खाने में कौन सा खाना आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है? पहले तो वेज या फिर नॉन वेज, ये आप लोगों को बताना है। वेज वाले वी लिखना, नॉन वेज वाले एन लिखना, और ये नहीं कि किसी को जाके क्रिटिसाइज कर लो, सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, हमारा संविधान आज़ादी देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है बेसिकली कई सारी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ब्लू फूड, ब्लू कलर का फूड है क्या, समझेंगे इसके बारे में क्या है। इसके ऊपर स्टडी की गई और बोला गया कि अगर ये लोगों को मिले तो न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो इंप्रूव होती है, यहाँ पर नजर आएगी। तो GS पेपर 2 और 3 के अंदर आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं एक काफ़ी शानदार इनिशिएटिव, एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस एरिया पर फोकस देने वाला। तो एक नई स्टडी की गई कि ब्लू फूड जो है वो काफ़ी बड़ा सोर्स है यहाँ पर, एक तरीके से खासकर जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर में जो रिड्यूस करेगा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट, रेवेन्यू टू द इंडिया। स्टडी ये की गई। आखिर ऐसा क्यों सोचते हैं हम लोग? आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो हमारी कंट्री की लोकेशन इतनी प्यारी है ना यार, मतलब लोग जो ना वो बोले कि मतलब ऐसी लोकेशन हमारी हो तो हम दुनिया जीत ले। ऐसी ऐसी लोग नहीं कई बार कहते हैं कि ये चीज़ें मेरे पास में होते तो दुनिया जीत लेते। तो आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी प्यारी लोकेशन किसी देश की नहीं है कि इतना शानदार तरीके से यहाँ पर इतना सारा पोर्शन जो है कोस्टल एरिया के साथ में, और इतनी आज़ादी देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। इसीलिए चाइना जो है मरा जा रहा है, चाइना के पास में छोटू सा है, ठीक है, तो यहाँ पर कि इंडियन ओशन के अंदर में घुस जाए यहाँ पर आकर, तो ये कंडीशन है। अभी यहाँ पर इसके चलते बहुत सारी अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे पास में। लगभग 7,500 के करीब आप लोगों को किलोमीटर जो एरिया है ये हमारी कोस्टल बाउंड्री आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं ना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर रोजगार और सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना, इन्हीं सब चीज़ों से। तो यहाँ पर जो एक्वेटिक एनिमल है, प्लांट्स हैं और जो एल्गी है, उनसे यहाँ पर बेसिकली फ्रेश वाटर जो मेरीन इन्वायरमेंट के अंदर में, तो उससे जो फूड निकाला जाता है उसको ब्लू फूड बोलते हैं, है ना। आज ब्लू है पानी पानी, तो उससे फूड निकल के हमको खानी, ठीक है। तो न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है यहाँ पर। बेसिकली एक तो बोला जा रहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी, एक तो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, लोगों को रोजगार मिलेगा, न्यूट्रिशनल यानी कि आप लोगों को न्यूट्रिशन मिलेगा काफ़ी अच्छा। इसी के साथ में एक तरीके से कई सारे लोग जो है इसके साथ में कल्चरली भी काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं, खासकर उस एरिया में जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। सप्लाई करता है प्रोटीन 3.2 बिलियन लोगों को। समझ रहे हैं आप लोग, इससे अंदाजा लगाइए कितने सारे लोग हो चुके हैं यहाँ पर जो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। कोस्टल, रूरल और इंडिजिनस कम्युनिटी जो है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा खाना माना जाता है। कोस्टल एरिया में खासकर जाओगे तो चावल और जो फिश है तो वो काफ़ी बड़ा सोर्स होता है यहाँ पर खाने का। आप लोग इसे समझ सकते हो। साउथ इंडिया की मूवी में आप लोगों ने इसको बड़ी फ्रिक्वेंटली नोटिस भी किया होगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा।
ये काफ़ी बड़ी बात है। आप लोग सोचिए, जब इतने सारे लोगों को खाना मिल रहा है इससे, तो कितने सारे लोगों को यहाँ पर इससे फ़ायदा भी मिल रहा होगा। ठीक है, एक तरीके से फ़ायदा इन द सेंस किसका मतलब समझ रहे हो, फायदे का मतलब क्या है यहाँ पर, मतलब जॉब मिल रही है इतने सारे लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल स्केल सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। एक तरीके से इतने सारे लोगों को, मेजोरिटी जो आज के डेट में स्मॉल स्केल सिस्टम के अंदर में एक तरीके से ना जो लघु उद्योग वगैरह होते हैं, तो इतने लोग जो हैं, मेजोरिटी जो हैं वो सारे के सारे स्मॉल स्केल सिस्टम में यहाँ पर काम करते हैं, तो उनको जॉब मिल जाती है। लो एमिशन है, ताकि यहाँ पर चीज़ें एक तरीके से कंपेयर टू जो दूसरी मीट है यहाँ पर जो एक तरीके से हम लोग पहले उनको पैदा करते हैं, खत खिलाते पिलाते हैं। आप लोग सोचो यहाँ पर एक जो मुर्गा है जो बच्चा तैयार किया जाता है उसको प्रॉपर खाना वाना खिला के तैयार किया जाता है और फिर उसको खाया जाता है। ठीक है, तो उसकी जो एक तरीके से जो वैल्यू है वो इतनी नहीं होती है जितनी नॉर्मली जो यहाँ पर जो उन्हें एक तरीके से टाइम जितना लग रहा है और उसको खुद को तैयार करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, समुद्र में से गए और पकड़ कर ले आए, यहाँ पर इतना एफर्ट नहीं डाल पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरीके से कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को उसके ऊपर वो नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट, अगर देखा जाए। माने कि एक तरीके से ऐसा है जैसे चावल हम लोग अगर बेच रहे हैं, तो ये माना जाता है कि 1 किलो चावल जो है 3.5 से 4 हज़ार लीटर पानी हम लोगों ने बेच दिया, तो चावल नहीं है उतनी पानी की वैल्यू आप लोग लगाओ। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर B12 अगर बात करें, ओमेगा 3 अगर इसके बारे में बात करें, फिश ऑयल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार ऐसा रहता है जैसे कि मुझे कई बार विटामिन डी की कमी हो जाती है। रीज़न क्या है, रीज़न कई बार यहाँ पर ये रहता है कि धूप में जाना कई बार नहीं नसीब में नहीं रहता है, अंदर ही अंदर चीज़ें चली, ठीक है, काम पर लगे हुए हैं, जब तक वो बाहर जाने का नंबर आया तब तक शाम हो गई, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, कई बार मतलब पैटर्न चेंज हो जाते हैं कई बार। ठीक है, जब अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक में, जैसे एक तरीके छुट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली जैसे छुट्टी हो जाती है, ठीक है, कोविड-19 पर खासकर ये चीज़ देखने को मिली थी, वरना तो अपना टाइम रहता है कि अपना ऑफिस जाओ, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोग देखते हैं, तो खासकर जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको बड़ी दिक्कतें देखने को मिल जाती है इसमें, तो फील कर रहे होंगे कोविड-19 की बातें। ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो सब चीज़ें जो हैं वो समझना, खासकर इसलिए कहते हैं कि कम से कम डेली आधा घंटा आप लोगों को धूप में बैठना चाहिए। बैठते हो कि नहीं बैठते हो? ठीक है, तो धूप में जरूर बैठा करो, आधा घंटा कम से कम एटलीस्ट। अगर आप लोग कहीं पर रहते हो और लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, पूरे दिन लगे रहते हो, तो आधा घंटा एटलीस्ट आप लोगों को धूप में बैठना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको विटामिन डी कमी होने लगती है, लाइब्रेरी में बैठते हैं, मॉर्निंग में बैठ के जाके चले गए 6-7 बजे और फिर शाम को निकल कर वहाँ से आ रहे हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू रहता है। तो ये रिड्यूस कर रहा है बेसिकली क्या, यहाँ पर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि जो हार्ट अटैक की बीमारी हो रही थी उनको रिड्यूस करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। जो सी फूड है, खासकर ये ब्लू फूड जिसको आप लोग बोल रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पर ये ओवर रेड मीट। जो रेड मीट खाते हैं उससे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है हेल्थ को लेकर, क्योंकि उससे पता है कई बार हार्ट की बीमारी आती है। जो चिकन वगैरह खाते रहते हैं और आराम से उतनी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मीट अभी खाई जाती हैं। अगर हमारे पूर्वज देखोगे वो जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो वो सारा ये ऐसी चीज़ें खाया करते थे, मतलब चिड़िया मार के खा गए, तोते मार के खा गए, जानवर को मार के खा गए। तो उनकी बॉडी थी ऐसी, वो पेड़ों पर कूदते फिर रहे हैं, पूरे दिन घूमते फिर रहे हैं, अपना शिकार पकड़ते घूम रहे हैं, तो वो जंगली थे उस तरीके से, तो उस चीज़ को पचा पाते थे। आज के दिन में लोग शौक तो पा रहे हैं कि यार चलो चिकन खा लेते हैं और ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर इन रियलिटी में उतनी एक्सरसाइज करने के लिए उनको बोला जाए तो वो तैयार नहीं है। तो फिर क्या होता है, फिर होता है हार्ट अटैक यहाँ पर। तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हमारी इनएक्टिविटी जो होती जा रही है। तो इसलिए बोला गया कि एड्रेस करने के लिए जो भी यहाँ पर ये फैक्टर है, इनको लगभग 82% 22 कंट्री में सफ़र कर रहे हैं लोग आज के डेट में कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से, हार्ट अटैक जो आते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू पोटेंशियल जो है ग्लोबल साउथ में, उसमें फ़ायदा हो सकता है, खासकर अगर इक्वेटर के आप लोग नीचे जाओगे, और हेल्थ न्यूट्रिशन वगैरह तो बढ़ाएगा ही। पर लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, इस सिक्के के भी दो पहलू हैं। बाइक कैच के बारे में बात की जा रही है, यानी कि अगर पकड़ने गए आप लोग कुछ और खाने पीने वाला सामान और आ गया कुछ और, फिर वही मर गया उसके चक्कर में। देखा नहीं, कई सारे कछुए जो हैं वो बर्बाद होते पाए जाते हैं कई बार समुद्र के अंदर में। तो ऐसी हरकतें देखने को मिलती हैं। पोल्यूशन तो पता ही है, इंसान जो है नेक्स्ट लेवल का पोल्यूशन फैलाता है, वो भी हरकतें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है, अगर आप लोग जाओगे यहाँ पर मिसलेबलिंग करना और फ्रॉड करना, यानी कि बोला कुछ जा रहा है और किया कुछ जा रहा है। यानी एक तरीके से ना आप लोग देखते हो आज के डेट में बहुत सारा मिलावट चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो कंज्यूमर को उसकी वजह से दिक्कत यहाँ पर निकल कर आती है। तो उसके ऊपर फोकस देने वाली भी बात यहाँ पर होती है। ओवर एक्सप्लोटेशन कर लेते हैं, उन्हीं लोकल एरिया में जाकर आप लोग कुछ निकालना है वहाँ पर, और फिर बोलते हैं कि यार ये क्या हो गया, तो उसको ओवर एक्सप्लोएट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो इसके चलते वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी बोला गया है कि यहाँ पर ओवर फिशिंग हो रही है बहुत सारे एरिया में। तो ये भी जरूरी है कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो बहुत सारे ऐसे बेसिक पॉइंट हैं जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और इनको ढंग से समझोगे तो फिर सही तरीके से चीज़ों को आप लोग लेकर चल पाओगे। क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है। तो माइंड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन आना बिल्कुल भी नहीं है।
बताओ चलो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला गया कि ब्लू फूड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। की सोर्स है यहाँ पर न्यूट्रिशन इन मैनी कोस्टल और रूरल और इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए फायदेमंद है, प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट और लो एमिशन और टैकल करता है डेफिशिएंसी जो भी टेरेस्ट्रियल मीट के अंदर में जो देखने को मिलती है आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देखते हैं। आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इसके बारे में आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो टेस्ट सीरीज होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होगी क्या। देखो यार टेस्ट ना दोनों उसमें आएंगे आप लोग, ठीक है। ये इसमें अभी देखना है कि मतलब ये दो तरीके यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। दो तरीके से, या तो एक ही जगह हिंदी और इंग्लिश दिख जाए, या फिर दोनों के अगर अलग अलग चाहिएगा तो दोनों तरीके से अवेलेबल प्रोवाइड कराए जा सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी सिस्टम में बोलोगे कि उसी स्लाइड में आप लोगों को हिंदी भी दिख जाए और इंग्लिश भी दिख जाए। एक तो ये जैसे यूपीएससी में दोनों जगह देख लेते हो। एक है कि आप लोग बिल्कुल अलग ही पेपर देना है, हिंदी वालों को अलग इंग्लिश वालों को अलग, तो वो भी हो जाएगा। तो जो भी बोलोगे उसी तरीके से उसको कर लेंगे। पर मुझे लग रहा है कि दोनों एक साथ में रहेंगे, तो अगर एक चीज़ में जगह समझ में नहीं आ रही तो दूसरे को देख लो तो आसानी रहती है, ठीक है। तो वो देख लेंगे जैसा भी आप लोग बोलोगे। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। डायरेक्ट आप लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लू रिवॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट बनते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से कि एग्रीकल्चर की इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरीके से रिवॉल्यूशन किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। तो आंसर राइटिंग के लिए भी अगर क्वेश्चन बने कंफ्यूज मत होना। और एक बात और, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल जब पढ़ाता हो ना, अगर ऐसा नहीं कि उसी में से आप लोगों को आंसर लिखना है किसी टॉपिक के बारे में, अगर आप लोगों ने उसके बारे में कुछ और भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका भी इस्तेमाल कर आप लोग आंसर लिखे करिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक जो पढ़ा दिया बस जितना पढ़ा है उसी में से आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। कोई और फैक्टर अगर आप लोगों को लग रहा है इंपॉर्टेंट है उसको भी इंक्लूड आप लोगों को करना है। कोई और डायमेंशन आप लोगों के मन में आ रही है तो उसको भी आप लोगों को इंक्लूड करके चलना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। शेड्यूल क्यों नहीं लिख रहे हो आजकल? शेड्यूल मैंने पूछा था, कई सारे बच्चों ने शेड्यूल लिखना बंद कर दिया। क्या भाई साहब क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, या मौज मस्ती में लग गए हो? ऐसा है कि डेट नहीं आई है वो एक अलग बात है, पर लेकिन यूपीएससी के प्रीलिम्स की तो डेट है ना सामने, उसको भी नहीं सीरियस ले रहे हो अब। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो। एक गाना याद आ रहा है मुझे, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। एक टाइम था कि बच्चे हैं बाहर खेला करते थे, घर वाले पकड़ा करते थे। अरे मुझे अभी याद है कि कई बार स्कूल में जा रहे थे तो मतलब ऐसे नहीं क्रिकेट का मैच हो रहा है तो स्कूल छोड़ के निकल लिए, तो ऐसी सी चीज़ देखने को मिलती थी। मतलब कितना ज़्यादा क्रेज होता था लोगों की बाहर खेलने जाना है। पर आज की डेट में लैपटॉप है और हाथ में बेसिकली रिमोट है और लगे हुए हैं क्या, डकाडक करने। यानी कि एक तरीके से अपना कभी पबजी चल रहा है पूरे दिन, मतलब पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो एक नेक्स्ट लेवल का एडिक्शन अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और इतना ज़्यादा ये एडिक्शन हो चुका है कि सरकार को रूल बनाने पड़ रहे हैं कि इसको रेगुलेट किया जाए। समझ रहे हैं ये कितनी बुरी कंडीशन हो गई है? बिल्कुल ऐसी है। हम लोग बोले कि इस पृथ्वी को सेव करना है हम लोग को। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी जो है बर्बाद होती जा रही है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। आप लोगों को पता है ये पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है, अब तक दूसरा ग्रह हम लोग नहीं खोज पाए ऐसा जिसके ऊपर जीवन संभव हो। यानी कि इस पृथ्वी पर हम लोग हैं क्योंकि ये ऐसी है, इस पर जीवन संभव है, और हम लोग उसी को प्रोटेक्ट करने की बात करें। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इतना बर्बाद कर दिया उसको। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि महिला को हम लोग को सेफ्टी देनी है, उसी महिला को हम लोग सेफ्टी देनी है जिस महिला के शरीर में से हम लोग निकले हैं, हम लोग पैदा हुए हैं। मतलब उसी माँ को, उसी बहन को हम लोग को सेफ्टी देनी है। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर कंडीशन क्या चल रही है। इसका मतलब ये कि हम लोग एक कल युग में जी रहे हैं जब ऐसी कंडीशन आ जाए। तो गेम के लिए रेगुलेशन बनाना पड़ गया भाई साहब। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा लत लग रही होगी और क्या क्या कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, और सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट डाल रहा होगा, पर्टिकुलर पर्सन पर क्या इंपैक्ट डाल रहा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है। अगर गेम्स के बारे में आप लोगों से बात करूं, अभी फिलहाल गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके द्वारा ड्राफ्ट रूल निकाला गया और उसने बोला कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड 2021 जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए। उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि ऑनलाइन जो गेम्स हैं उनको रेगुलेट किया जा सके। तो इसके लिए यहाँ पर सेल्फ रेगुलेटरी जो बोर्ड है उसमें 5 मेंबर जो हैं वो अलग अलग फील्ड के, जैसे गेमिंग हो गया, पब्लिक पॉलिसी हो गया, आईटी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया। तो 5 लोग मिलकर यहाँ पर इसके ऊपर काम किए और तब यहाँ पर ये चीज़ें निकल कर आ रही है कि सेल्फ रेगुलेटरी जो बॉडी है वो होनी चाहिए। देखिए है क्या आज की डेट में ये गेम जो है उसमें कई तरह के गेम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ तो ऐसे हैं जो कि इंसान को लत लगी खेले जा रहे हैं, जैसे
जैसे आप लोगों ने देखा होगा पबजी वाली कंडीशन, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जिसमें पैसा मिल रहा है और सट्टेबाजी स्टार्ट हो गई, सट्टा बाजार चल गया है। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों को रम्मी वगैरह ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं और अलग अलग पर्सनैलिटी इनका प्रमोशन भी कर रहे हैं। सबसे खतरनाक चीज़ तो ये है। तो इस तरीके की चीज़ों को अगर बात करें तो इनको भी आप लोग अलग देख सकते हैं। एक तो है कि गेम ऑफ चांस है, जैसे लूडो आप लोग खेलते हैं, ठीक है। इतनी लत लग जाती है लोगों को, मतलब है कुछ नहीं उसमें, क्या करने हैं, बस लूडो खेल रहे हैं। तो उसमें गेम ऑफ चांसेस में कोई टैलेंट नहीं है कि आप लोगों ने कुछ नया सीख लिया, आप लोग टैलेंटेड बन गए भाई साहब कि अब आप लोगों का मजे आ जाएगा, ठीक है। रुक जाओ, मैं पैर ऊपर कर लूँ थोड़े से फिर कहोगे कि माइक से पीछे चले गए। ठंड बढ़ा दी आप लोगों ने, और सुबह सुबह तो बिल्कुल काम ही पूरा रहता है। चलिए, तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि गेम ऑफ चांस जो रहता है, एक तरीके से वो ऐसा गेम है जिसमें चांस की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक तरीके से उसमें टैलेंट कोई यूज हो ही नहीं रहा है, तो टैलेंट यूज नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से टाइम पास हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो। दूसरा है गेम ऑफ स्किल, जिसमें आप लोग की स्किल जो है वो दिखाई पड़ रही है। मतलब कि जैसे कि आप लोग क्या खेलने बैठ जाओ, कुछ भी एक अच्छा जिसमें आप लोगों का थोड़ा सा स्किल लगे, और वो स्किल कैसी है जैसे कि अगर आज की डेट में आप लोग खेलने बैठ जाते हैं कैरम, तो कैरम भी एक तरीके की स्किल है। उसमें ऐसा नहीं कि बस आप लोगों ने वो उसमें उसके ऊपर वहाँ पर जो एक तरीके से ना गोटी फेंक दे, वो अपने आप चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो वहाँ पर स्किल आती है तो आप लोग काम कर पाओगे। तो एक गेम ऑफ स्किल जो है वो फिर भी अच्छे से सपोर्ट करना चाहिए, पर गेम ऑफ चांस जो है वो तो सट्टे बाजारी के रीजन बन जाते हैं कई बार। ये काफ़ी बड़ी खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है। रिसेंटली अभी चाइना के अंदर बहुत सारी रूल और रेगुलेशन लेकर आए गए कि बच्चों को जो है पूरे दिन में इतने ही घंटे खेलने देना है, वीकेंड में थोड़ा सा ज़्यादा खेलने देना है। तो पूरी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, क्योंकि इसकी वजह से जो यूथ जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, इंडायरेक्ट में बोला जाए तो ये देश का फ्यूचर यानी कि देश का भविष्य जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। अगर गेम्स के बारे में बात करें, आप लोगों से पूछो आप लोगों का सबसे फेवरेट गेम कौन सा है, तो आप लोग बताइए। इंडोर में बताना है और आउटडोर में बताना है। और इसी के साथ में अगर बात करें तो ये जो गेम्स हैं, इन ये कितना टाइम आप लोग इनके ऊपर बिता दो। आज के दिन में बहुत सारे बच्चों को लत रहती है इसकी। तो कंडीशन ये है कि कैसे इस लत से छूटना है, क्योंकि अगर ये लत नहीं छूटी तो ये कहीं ना कहीं इंसान का फ्यूचर भी बर्बाद करती है। और इसी के साथ में कंडीशन जो है प्रेजेंट टाइम की तो खराब हो ही जाती है, यानी गालियाँ झेलनी पड़ती है दबा के, कुछ नहीं करता, पूरे दिन पड़ा रहता है, ये मोबाइल में घुसा रहता है। तो ये वाली कंडीशन देखने को मिले, खाना खा रहा है तो मोबाइल लेके घूम रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि इनको प्रॉपर रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए भारत में ऑनलाइन गेमिंग को द्वारा जो भी आज के डेट में जो चुनौतियां हैं उसका विश्लेषण करने के लिए मैंने क्वेश्चन भी दिया, और ये आप लोगों से इंटरव्यू पूछ सकते हैं। चुनौतियां क्या है, ऐसे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले कि बच्चों ने अपने माँ बाप के पैसे चुराकर बेसिकली यहाँ पर गेम के अंदर लगाए हैं। इवन ऐसे भी इंसिडेंट निकल कर आए कि एक बच्चे ने अपनी माँ को ही गोली मार दी। तो ये सिचुएशन आप लोग समझिए कितनी एक्सट्रीम लेवल की कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ओनली किसकी वजह से, ऑनलाइन गेम्स की वजह से। तो रेगुलेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अब आप लोग बता दो। देखिए, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है कि अभी ये बेसिकली प्रॉपर फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचा है। तो इसमें सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, ड्यू डिलीजेंस रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन जो गेम चल रहे हैं उसमें सट्टेबाजी नहीं हो, उसको रोका जाए। विड्रॉल ऑफ द फंड के बारे में, रिफंड के बारे में बात की जा रही है। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड जो यहाँ पर साइंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ में। इसी के साथ में ऑनलाइन गेमिंग में सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, कंप्लेंट रिड्रेसल, इसी के साथ में रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से बैटिंग के ऊपर लगानी है। और यहाँ पर रैंडम जो भी यहाँ पर जनरेशन ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह ये सब चीज़ें जो देखने को मिलती हैं उसके ऊपर फोकस किया जाए कि कैसे चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना है ताकि चीज़ों को सिक्योर या फिर इंश्योर किया जा सके। जैसे कि कैफ़े में आप लोग जाते हो तो कैफ़े में जाते आप लोग का प्रॉपर वहाँ पर आईडी मांगी जाती है। तो ऑनलाइन किस तरीके से कोई गेम खेल रहा है, उसकी एज क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उसके लिए आईडी मांगी जाए और चीज़ों को ढंग से लेकर चला जाए तो कैसा है। सेफ्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गेमर आज के डेट में बहुत सारी आप लोगों को लड़कियां भी देखने को मिलेगी। लगभग 40 से 50% यहाँ पर लड़कियां हैं जो कि आज के डेट में काफ़ी लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो एक गेम जो है वो सेफ ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक ग्रेट फर्स्ट स्टेप है कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन ऑनलाइन को, तो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि आने वाले टाइम पे बोला जा रहा है कि 5 बिलियन की ये एक तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री होगी, ओनली इंडिया के अंदर में बात की जा रही है। तो सोचो कितना फायदा यहाँ पर होगा अगर इसको रेगुलेट किया जाए, इसको सिस्टमेटिक वे में गवर्नमेंट लेकर चले। इसी के साथ में यहाँ पर कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से यहाँ पर बढ़ रही है 38% इन इंडिया बिटवीन 2017 to 20 और अपोज टू 8% इन चाइना और 10% इन यूएसए। मतलब हमारे देश में जो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है ना, जो पागलपन लोगों का बढ़ रहा है गेम को लेकर, वो नेक्स्ट लेवल का है भाई साहब। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर 15% जो है वो रेवेन्यू रीच करेगा, 153 बिलियन रेवेन्यू आने वाले टाइम में।
ये रिपोर्ट भी यहाँ पर कई सारी जगह से निकल कर आ रही है, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है वीसी फिल्म, जिसका नाम है यहाँ पर सीक्विया, इसके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई है। तो ये आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ये कई सारे चैलेंजेज हैं, ये कई सारे चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है। तो ये बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में बोली गई है। तो गेमिंग के बारे में अगर बात करें यहाँ पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। आप लोग जो भी गेम खेलते हैं उसके लिए टाइम सेट कर लो, और उसके अलावा कोशिश करो कि उसके अंदर एंट्री नहीं करनी है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुधरती नजर आएंगी, वरना टाइम जो है वो इतना बर्बाद होगा कि पता भी नहीं चलेगा, और ऊपर से ये लगेगा कि यार फिर फालतू में फ्रस्ट्रेशन होता है कि सारा टाइम बर्बाद कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को बैलेंस बनाकर लाइफ में चलना है। तो बैलेंस डाइट जैसे अपनी है, ऐसे ही बैलेंस लाइफ होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है, तभी रिजल्ट शानदार आएगा। वरना तो सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी रहेंगी, आज तक नहीं चेंज हुई है, आगे कैसे होगी अगर आप लोग एफर्ट नहीं डालोगे। तो एफर्ट डालना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी इसको मैनेज करने वाला है, और अच्छे से लेकर चलना चीज़ों को। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को हो जाएगा जीएस पेपर 2 और 3 के अंदर भी, गवर्नमेंट पॉलिसीज या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोग नॉर्मली इसको बोल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसा पोर्शन है जिससे ऑलरेडी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, टॉपिक भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और इसके साथ में जो भी जहां जहां पर भी डाउट होगा वो आप लोग पूछना, ताकि आगे कोई भी डाउट आप लोगों को न रहे। बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको डीबीटी आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा इशू की गई गाइडलाइन, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई रिसर्च करना चाहता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यानी कि जीएम क्रॉप्स के लिए, तो आसानी से कर सके, उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देखने को मिले। यानी कि एक तरीके से जीएम क्रॉप में अगर कोई रिसर्च या स्टडी करना चाहता है तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रही है, ताकि हमारे देश में भी चीज़ें जो है वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सके बिना किसी टेंशन के। पहले कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। आखिर यहाँ पर ये जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर हम लोग जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो बनाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बच्चा है, उसको कोई पर्टिकुलर बीमारी होगी, और वही बीमारी जो थी उसके माँ बाप को थी। इस बच्चे को ये बीमारी होगी, आगे ये बच्चा बढ़ा, और बढ़ने के बाद में इसकी शादी हुई, इसके खुद के बच्चे हुए, और वो बीमारी जो है इसके बच्चों को भी ट्रांसफर हो गई। सेम पैटर्न आगे देखने को मिला, ये बढ़ा, इसके बच्चे पैदा हुए, वो सेम बीमारी बच्चों को ट्रांसफर होगी। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि एक जेनेटिक डिजीज जिसको आप लोग बोलते हो, यानी कि ये दर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आगे बढ़ती रहती है। अगर इसका इलाज नहीं किया तो ये ऐसी बढ़ती चली जाएगी, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद करती चली जाएगी, अगर ये कोई खतरनाक बीमारी रही तो इसके ऊपर रोक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो ये जरूरी है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि पॉपुलेशन जो है वो दुनिया की बढ़ती हुई जा रही है। हमारे अकेले देश में आप लोगों को लगभग 130 करोड़ के करीब लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर लेकिन हमारे पास में जमीन उतनी की उतनी है, पृथ्वी एक ही है, उतनी की उतनी रहने वाली है। तो पहले जितनी हम लोग यहाँ पर गेहूं साग सब्जी जो उगाते थे वो वहां पर काफी ठीक से हम लोग यूटिलाइज कर पाते थे, काम चल जाता था। पर पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है तो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कहीं बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इसी तरीके से कम जमीन में ही ज्यादा पैदावार अगर करनी है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का वर्जन निकल के आया कि कम एरिया में ही अच्छी पैदावार आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में उसमें बीमारी भी नहीं लगेगी, वरना पहले बहुत सारी फसल जो थी वो बीमारी की वजह से बर्बाद हो जाती थी। तो ऐसी चीजों का इलाज ढूंढने के लिए यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लेकर आए यहाँ पर। अब एक टर्म जो है जिससे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकते हैं, पहले आप लोग वो समझिए, जिसको आप लोगों को बेसिक चीजें जिसको कहते हैं। डिफरेंस है यहाँ पर दो चीजों में, एक तो बोलते हैं आप लोग जीएम, ठीक है, बेसिकली आप लोगों को मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, एक तो बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया, एक को बोलते हैं जीन एडिटिंग, और यहाँ पर ये हो गया जीन एडिटिंग। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर कोई आप लोगों से पूछ ले तो बड़ा ही बेसिक सा डिफरेंस है, और नाम से भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर एडिट करना है। एडिट मतलब कुछ चीजों को काटो और काट के इसको फेंक दो, और फिर यहाँ पर जो है इसको आपस में यानी इसको यहाँ से यहाँ पर जोड़ दो, इसको यानी कि ये हटाओ, इसको डिलीट कर दो और इनको आपस में जोड़ दो। तो ये हो गया जीन एडिटिंग, यानी कि बाहर का कोई भी माल जो है वो इसके अंदर नहीं लगाया गया है, ये जो इसका ही ओरिजिनल कंटेंट रहा है, बाहर से कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, ठीक है। तो डीएनए के अंदर चेंज हो गया, किसी को कोई बीमारी है तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू वो जो बीमारी वाला डीएनए है वो कट कर बाहर निकाल दिया। अब इसी पीढ़ी में ये बीमारी जो है यहीं पर ही रुक जाएगी, आगे आने वाली पीढ़ी के अंदर ये बीमारी नहीं पहुंचेगी, अगर कोई बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चली हुई आ रही है।
तो ये आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा क्या हो गया, दूसरा है जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड का क्या मतलब होता है, यहाँ पर एडिट करना है पर यहाँ पर मॉडिफाइड करने हैं। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली पुरानी बाइक है, आप लोगों को मॉडिफाइड करवानी है, तो आप लोग क्या करते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा लगवाते होंगे ना, कि हाँ यार ये लाइट लगवा देना, ये गद्दी थोड़ी सी ऐसी होनी चाहिए, हैंडल थोड़ा सा तिरछा होना चाहिए। गाड़ी भी आप तो आज के डेट में गाड़ी भी मॉडिफाइड करवाते हैं, इंसान अपने थोपड़े को मॉडिफाइड करवा रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कई सारी हीरो हीरोइन जो है वो अपने जो लिप्स हैं उनको थोड़ा सा मोटा करा रहे हैं, कोई यहाँ पर अपनी आंखों की भौं को सही करवा रहा है, कोई चेहरे का जो बेसिकली जो देखने का स्ट्रक्चर है उसको चेंज करवा रहा है। तो ये होता है मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को चीजें लगती हुई नजर आएंगी। तो जब यहां पर इस चीज को हटाया जाता है और हटाने के बाद में इन दोनों को आपस में नहीं जोड़ा जा रहा है, एक्स्ट्रा चीज लाई जा रही है इसके बीच में, तो उसको आप लोग यहां पर क्या बोल देंगे, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बोल देंगे। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। उसमें कोई बाहर का कोई फॉरेन जीन ऐड किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड में, पर लेकिन इसमें नहीं किया जाता है जीन एडिटिंग में। तो यहां पर ये जो जीन एडिटिंग के लिए लिखा हुआ है यहां पर CRSPR, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, जो कि आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगा कि ये CRISPR-Cas9 क्या है, यहां पर इसके बारे में पूछा गया था। तो ये एक जीन एडिटिंग कैंची आप लोग बोल सकते हैं। जी हाँ, कैंची का यहां पर आप लोगों ने सिंबल भी देखा होगा, यानी कि एक तरीके से जो जीन एडिट किया जाता है यहां पर जो काटा जाता है, तो ये कैंची इस्तेमाल की जाती है इसको कट करने के लिए। आप लोग इस टेक्नोलॉजी को यहां पर एक कैंची बोल सकते हो। ठीक है, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड सोट, इसी के साथ में पैलिंड्रोमिक ये है रिपीट्स, तो ये इसका नाम रखा गया है जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, इससे आप लोग बोल सकते हैं। ये काफी ज्यादा इस न्यूज में थी और इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात भी करूंगा। इसी का इस्तेमाल करने के लिए हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा अभी अपने रूल रेगुलेशन नोटिफाइड किए गए। जो गाइडलाइन है वो यहां पर सेफ्टी असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए जीन एडिटिंग अगर करनी है 2022 में प्लांट्स के अंदर में, तो उसको अलाउ किया जा रहा है और सबके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहां पर जो भी पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है सब मिलकर यहां पर काम करेंगे अच्छे से, सबको यहां पर अलाउ किया जा रहा है। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो एक तरीके से मॉडिफाइड देखने को मिलेगा जीन के जो प्लांट्स के अंदर में। तो यहां पर पहले एग्जाम्पशन दिया गया है, जो पहले अप्रूवल लेना पड़ता था। वो नहीं मैं बोलने लगूं कि आप लोगों को आंसर राइटिंग ग्रुप में आंसर जाकर लिखने और मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा हर बार। ठीक है, जैसे फेसबुक ग्रुप में होता है, अगर आप लोग अप्रूवल नहीं लेंगे मतलब वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है, पर लेकिन टेलीग्राम में अप्रूवल का कोई चक्कर नहीं है, फेसबुक में ऐसा सिस्टम है कि वहां पर अप्रूवल करना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये यहां पर जेनेटिक जो इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी थी, इससे यहां पर अप्रूवल लेना पड़ता था अगर कोई भी ऐसा काम करना है, अब वो अप्रूवल हटा दिया गया है। तो गाइडलाइन जो है वो वेरियस कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लांट्स जो कि हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर अगर बात करें तो अलग अलग कैटेगरी प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसके चलते एक साइंटिफिक गाइडलाइन रहेगी जिसके बेस पर यहां पर ये अपने काम कर सकते हैं, क्रॉप्स के अंदर यहां पर ये चीजें लेकर चल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, यहां पर बेसिकली एक पर्टिकुलर कमेटी के बारे में बताया, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अगर बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है वो कैसी बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी कैसी होती है, जो पर्टिकुलर कानून पास कर पार्लियामेंट में बनाई जाती है, तो ये किसके तहत आती है। अब यहां से आप लोगों को क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे किसके अंदर आती है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अंदर यहां पर ये आप लोगों को कमेटी देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर बात करें, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो अप्रूवल कमेटी होती है ये बेसिकली रीनेम की गई है। फिलहाल अभी इसका जो नाम है, पहले यहां पर 2010 के बाद में इसको रीनेम किया गया और आज की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है। तो याद रखिएगा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और ये मिनिस्ट्री अक्सर आप लोगों से क्वेश्चन में स्टेटमेंट देकर पूछ लिया करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या यहां पर बेसिकली यूज होना है, मैन्युफैक्चर करना है, स्टोर करना है, इंपोर्ट करना है, इनके बारे में सारा ये एक कहानी प्रोवाइड कराती है, यानी कि ये पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। इसको जो चेयर किया जाता है, कमेटी जो चेयर की जाती है, वो स्पेशल सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर करता है, जो कि एक IAS ऑफिसर रहता है। इसी के साथ में जो मेंबर रहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं अलग अलग एजेंसीज, डिपार्टमेंट और एक तरीके से जो कि मिनिस्ट्री के जो एक तरीके से जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक, ताकि कोई भी स्टडी की जाए तो वो कोई ऐसा ना बन जाए कि चमत्कार बन गया, बनाना कुछ चाह रहे थे कुछ और बना दिया और उसकी वजह से यहां पर दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट यहां पर होनी चाहिए जिसको फॉलो करना है और उसी के पैटर्न को लेकर चलना है। काट पीट तो डाल दिया, पता नहीं कुछ ऐसा तोड़ मोड़ कर जोड़कर कुछ ऐसा बना दिया कि वो भाई साहब यहां पर कुछ और ही बवाल बन गया और फिर उसने सोसाइटी पर इंपैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये काम नहीं करना है। तो इसलिए यहां पर जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो सिस्टमेटिक वे में फॉलो करके चलना है।
यही कहानी को कंप्लीट करने के लिए, इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 2020 में नोबेल प्राइज दिया गया था केमिस्ट्री में, यहाँ पर इमैनुअल ये चारपेंटर और जेनिफर डोडेन, ठीक है, डोडेन। तो यहाँ पर इनको बेसिकली यही जो क्रिस्पर कास9 जो मेथड था जीन एडिटिंग का, इसी को यहाँ पर प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने के लिए, इसी को यहाँ पर यूज करने के लिए, तो यहाँ पर इसी को डेवलप करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम में जीन को मॉडिफाइड कर पुरानी से पुरानी बीमारी को भी यहाँ पर बेसिकली ठीक किया जा सके। यही सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर कट किया, फिर यहाँ पर इंसर्ट कर दिया डीएनए टेम्पलेट्स। तो ये एडिट करने का प्रोसीजर इनके द्वारा यहाँ पर और अच्छे से गाइड किया गया। तो नोबेल प्राइज, और मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं एटलीस्ट 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोगों को कवर करके जाने हैं। जब भी किसी भी एग्जाम में आप लोग जाते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बनते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो आप लोग का पक्का बन ही जाता है बिना कोई डाउट के। तो 2 कम से कम आप लोग नोबेल प्राइज जरूर कवर करके जाना, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया 2015 में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ये कॉन्स्टिट्यूट की गई अंडर किसके? बोला जा रहा है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड जो एक्ट है 2006, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट है 1999, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। तो आप लोग खुद बता दीजिए यहाँ पर कि किसके अंदर यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी डिटेल में मैंने आप लोगों को पढ़ाया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहाँ पर, और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर यह भी याद रखना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। अगर कोई मिनिस्ट्री आप लोगों से पूछ ले तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, तो ये कौन है इसके मिनिस्टर, ये आप लोगों को बताना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2019 में आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये, ठीक है। तो पूछा गया Cas9 प्रोटीन दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को यहाँ पर, ये क्या है बेसिकली एक सीजर है, ठीक है। तो एक मोलिकुलर सीजर है जो कि टारगेट करती है जीन एडिटिंग को। बायोसेंसर है, ठीक है, जीन है जो कि प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, हर्बिसाइड्स है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना अभी कैंची है एक तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी के बारे में बात की थी, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा अगर कल को कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो। एक ही आर्टिकल जो है कई बार वहाँ पर उस टाइम पर मैंने एडिटोरियल के अंदर भी यहाँ पर कवर किया था उस टाइम पर, कि हमारी कंट्री में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर जीएम मस्टर्ड के ऊपर यहाँ पर काम कर रही थी, और बार बार काफ़ी सारे आर्टिकल यहाँ पर न्यूज़ में आ रहे थे। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दी कि इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके साथ में मिलकर देखिए यहाँ पर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया उसी के नाम पर, बिल्कुल, ठीक है, कि यहाँ पर हमारी कंट्री में बेसिकली ये मिलकर काम किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। जबकि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी थी। तो अगर वो आप लोगों ने सुन रखा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पता है आप लोगों को यहाँ पर, तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आराम से, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा न्यूज में आई थी उस टाइम पर। तो इस तरीके से आप लोग अगर रेगुलर डिस्कशन सुनते हैं तो ऐसे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आप लोगों के। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया कॉमन सेंस का 2017 में, बोला गया कि यहाँ पर जो जेनोमिक सीक्वेंसिंग बार बार हम लोग बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर ये एग्रीकल्चर के रेफरेंस में न्यूज में भी थी यहाँ पर, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को बताना है। तो यहाँ पर जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसको यूज किया सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए जेनेटिक मार्कर, डिजीज कोई भी है यहाँ पर, कोई ड्रोथ टोलरेंट कोई क्रॉप आप लोग ला सकते हैं ताकि यहाँ पर सूखा पड़ता है उसमें भी हम लोग खेती कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जल्दी से जल्दी आप लोग यहाँ पर इसको उगा सकते हो, हेल्प करती है टाइम रिड्यूस करने में। और इसी के साथ में कोई भी ऐसा पैथोजन है उसको आप लोग हटा सकते हो, बेसिकली क्रॉप के साथ में उसका रिलेशन खत्म कर सकते हो, कोई भी ऐसा रोगाणु है तो यहाँ पर, तो ये बोला गया है। जी हाँ, सारे की सारी स्टेटमेंट सही है, कोई डाउट ही नहीं है दूर दूर तक भी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बन सकता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में बोला जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आती है। क्यों? क्योंकि लग रहा है यार बेसिकली कुछ ऐसे ही काम करते होंगे यहाँ पर। तो पहली स्टेटमेंट मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, अगर यही आप लोगों को पता है अकेली तो आप लोग आंसर दे देंगे आराम से यहाँ पर। नहीं, इसके अंदर नहीं आती है भाई साहब, अभी तो बताया आप लोगों को यहाँ पर किसके अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को फॉलो करती है। और ये जो स्टेटमेंट दे रखी है बाकी की दोनों बिल्कुल सही है यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कोई भी डाउट आप लोगों के माइंड में इन चीजों को लेकर नहीं होना चाहिए। अगर कल को क्वेश्चन बने तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या क्या चीजें, तो इस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। एक कहावत आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी कि जो इंसान डॉक्टर और वकील के चक्कर में पड़ गया समझो उसका घर बिक गया। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों से कुछ बात करूंगा हमारी कंट्री में जस्टिस सिस्टम के बारे में और उसके इंप्रूवमेंट के बारे में। द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा यहाँ पर ये आर्टिकल कवर किया गया। तो ये बेसिकली गवर्नेंस और जस्टिस के साथ में भी आप लोग यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं जब जनता से कनेक्टिविटी की बात आती है। अगर बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये, यानी कि इनकी हाफ सेंचुरी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की लग चुकी है।
तो अगर बात करूं तो यहां पर अभी इनके द्वारा ESCR प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ताकि जो जजमेंट है वो उसकी एक्सेस जो है कॉमन लोगों को भी मिल सके। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट, तो पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट जो है वो किस पर्टिकुलर पर्पज के लिए लॉन्च की गई है, तो वो इसलिए लॉन्च की गई कि आज तक का जो भी जजमेंट कोर्ट के अंदर में आते थे तो वो बेसिकली काले कोट वालों को ही उनकी एक्सेस मिल पाती थी, यानी कि वकील और जो जज हैं बेसिकली उन्हीं को उसकी जो बेसिकली एक तरीके से रिपोर्ट वगैरह है या फिर जो भी उसकी जो एक तरीके से जो एक ड्राफ्ट है वो उन्हीं को मिल पाता था 1950 से लेके आज तक का। पर लेकिन अभी यहाँ पर जो ये पोर्टल स्टार्ट किया जा रहा है, पोर्टल मतलब वेबसाइट, ये पोर्टल जैसे ये इनिशिएटिव यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है, अब ये कॉमन जनता, आम आदमी, मैंगो पीपल के पास में भी आप लोगों को ये रिपोर्ट पहुंचती नजर आएगी, ऑफिशियल रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर होती है। मतलब कहने का ये है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा मैं उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। आप लोगों को ये देखने को मिलता है बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी स्टडी करते हैं और अपने लेख जो हैं वो कई सारे जर्नल में छापते हैं, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी पत्रिका होती हैं। ये इनकी एक्सेस जो है वो आम लोगों को काफ़ी बार नहीं मिल पाती है और बहुत सारा पे करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पर अगर ये जर्नल, ये पत्रिका आप लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं, रिसर्च एंड स्टडी प्रॉपर नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि कुछ रसूखदार लोग ही, पैसे वाले लोग ही इनको एक्सेस कर पाते हैं। पर लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोविड-19 के टाइम पर ये बहुत सारे लोगों को चीज़ें जो हैं वो एक्सेस करा डाली। इसकी वजह से कई सारे देश जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा भी नहीं कर पाते हैं वो कंट्री, वो भी अपने वहां पर कोविड-19 की दवाइयां बना पाए। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है जब कॉमन लोगों तक चीज़ें पहुंचती है। तो पता नहीं कौन एक कॉमन इंसान उठकर क्या करके चला जाए, किसका दिमाग फिरे और वो क्या क्या कर दे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब तक का ये चीज़ें लॉयर और जो लॉ के स्टूडेंट हैं उन्हीं को अवेलेबल रहती थी, अब ये चीज़ें जो है एक कॉमन जनता को भी अवेलेबल रहेगी मोबाइल ऐप के थ्रू, नेशनल जुडिशियल ग्रिड जो जजमेंट पोर्टल यानी कि जो वेबसाइट वगैरह है उनके थ्रू, ताकि सब इन चीज़ों के बारे में जान सके। तो आम आदमी को भी ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक अच्छा जजमेंट लगा मुझे पर्सनली जो इस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें लोगों तक पहुंचेगी उतने ही ज़्यादा लोग जागरूक होंगे, उतने ही ज़्यादा वो अच्छी चीज़ें एक तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं उनको बेवकूफ़ जो बनाया जाता है कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको वो बनाना भी मुश्किल होगा। जब एक जागरूक देश का नागरिक रहेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम याद रखिएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मोटे मोटे शब्दों में बोलूँ कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा सिलेबस है उसका, आप लोगों ने पैटर्न समझ रखा है, आप लोगों को स्टैंडर्ड जो सोर्सेज हैं वो सारे पता हैं, तो कोई भी इंसान जो है वो आप लोगों का बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। ये फालतू में कुछ भी बोले कि हाँ ये खरीद ले, ये बेच ले, तो आप लोगों को पता है कि कितनी स्टडी करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अच्छे से आगे लेकर चल पाओगे। तो जागरूक रहना जरूरी है, अगर जागरूक नहीं होगे तो दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है यहां पर इसको चेंज कर लेना, इंटरनेशनल रिलेशन में काउंट करना है इसको। ठीक है, तो इंडिया और सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पर उनके बीच में अभी यहाँ पर एक म्यूचुअल ट्रीटी देखने को मिली है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों की सहमति से, यानी कि एक तरीके से दोनों एक सहमति से एक असिस्टेंट पर आए कि जो भी क्रिमिनल होगा उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मान लीजिए इंडिया से कोई उल्टी सीधी हरकतें की और सऊदी अरेबिया में भाग गया, तो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी ताकि उस भगोड़े को पकड़ा जा सके और अपने देश में वापस लाकर उसकी हरकतों की उसको सजा दिलाई जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है MLAT। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किस देश के साथ में MLAT साइन किया गया है। तो सबसे पहले तो MLAT पता होना चाहिए। तो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी इंडिया और सऊदी अरेबिया ने मिलकर साइन किया है और ये एक तरीका फॉर्मल असिस्टेंस है दोनों कंट्री की साइड से क्रिमिनल केसेस में। क्रिमिनल किसी का मर्डर, किसी की एक तरीके से उल्टी सीधी हरकतें कुछ करके भागा कोई, तो इसमें दोनों कंट्री कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को ताकि फॉर्मल असिस्टेंस मिल सके और प्रिवेंट किया जा सके ऐसी चीज़ों को, और प्रोसिक्यूट जो भी यहाँ पर एक तरीके से कुछ भी क्राइम रहता है उसमें इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरा एक प्रॉपर एक पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिसने जो हरकतें की है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर कोई भी क्रिमिनल क्या सोचता है कि इंडिया में हरकतें करे और फिर भाग जाए, अब दूसरे देश में जाएगा, वहाँ पर इंडिया के तो कानून लगेंगे नहीं, अब वो अपनी जान बचाकर भाग जाता है। तो अब से आगे यहाँ पर उसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उसको अपनी जो हरकतें हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है,
ये इसी तरीके के हम लोग डिफरेंट कंट्री के साथ में साइन कर रहे हैं ताकि नीरव मोदी और जो माल्या टाइप के लोग हैं उनको वापस लेकर आया जा सके और आगे कोई ऐसी हरकतें भी देखने को नहीं मिले। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। आजकल ना खांसी एक नेक्स्ट लेवल की हो रही है, मतलब कुछ भी दवाइयाँ खा लो, कुछ ही लेते रहो, तो मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही यार। इतने दिनों से हो गए, मैं देख रहा हूँ, हद कर दी यार। इतना तो कोई दोस्त नहीं रुकता साथ में जितने दिनों से गले में पड़ी बैठी हद हो गई तो बोल। हमारी जो इस तरीके की जो ट्रीटी है वो 45 देशों के साथ में है, तो हम लोगों ने उन देशों के साथ में ट्रीटी कर रखी है, इसीलिए जो क्रिमिनल है वो इन देशों का ध्यान रखता है कि इनमें नहीं जाना है। ठीक है, अगर कोई हरकतें की है तो इनसे दूर रहना है, इनमें चले गए तो जो हमारी जो सरकार है उनकी धरपकड़ कर लाएगी, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इन देशों से दूर रहे। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो कि अमित शाह जी के अंडर में है, इस मुद्दे पर काम करती है। और इसी के साथ में यहाँ पर MLAT जो है वो इन क्रिमिनल मैटर में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, सिविल मैटर में नहीं कि कोई डाइवोर्स लेकर चला गया कहीं और उसको पीछे पड़ के लाओ ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्रिमिनल मैटर्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मन कर रहा होगा सऊदी अरेबिया को देखने का, चलिए घुमा लाते हैं, कोई बात नहीं, ठंड लग रही है पर लेकिन कोई नहीं, लेकर चलेंगे। ठीक है तो ये सऊदी अरेबिया हो गया, अच्छे से देखो, निहारो और इसी के साथ में वापस आओ। अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, इतनी ही फैसिलिटी मिलेगी इतने में तो। ठीक है, अच्छा ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोग ये बताइए, आप लोगों को कॉफ़ी पसंद है या फिर चाय पसंद है, यानी कि टी या फिर कॉफ़ी या फिर मिल्क, यानी कि मेरे वाली कैटेगरी में हो, या फिर ये मत बोलना सर पानी पसंद है। ठीक है, पानी तो नॉर्मली पीता ही है इंसान, वो तो सबकी बात है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दूध पसंद नहीं होता है, उनको दूध ज़बरदस्ती पिलाते हैं घर वाले, बहाने बना कर। ठीक है, इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बच्चों को ना कई बार आप लोगों ने बचपन में देखा होगा कि भूत आ जाएगा दूध पिले, पता नहीं क्या क्या और चाय रख दो कटाकट पी जाते हैं उनके सामने। कॉफ़ी भी थोड़ा सा कुछ लोग ही पसंद होती है और कुछ की नहीं होती है। तो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो यहाँ पर MTC। ठीक है, तो मिल्क, टी या फिर कॉफ़ी तो यहाँ पर अभी जो आर्टिकल है कॉफ़ी के बारे में है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ से एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है हमारे देश से, तो इसके चलते हम लोग इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी है वो उगाई जाती है? तो याद रखिएगा नंबर 1 पर है कर्नाटका। और कर्नाटका इतना है, वो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, एक कहावत बोली जाती है कि आधे में गाम और आधे में राम। तो यानी कि एक तरीके से एक साइड में अकेला कर्नाटका और बाकी सब इक्वल। तो यहाँ पर केरला और फिर तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उगाई जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक एरिया है जिनको बारे में याद रखेगा। अभी यहाँ पर जो मुद्दा है वो क्या है? वो ये है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है एशिया के अंदर में, क्योंकि हमारे देश में चाय पीने वाले लोग ज़्यादा हैं। होने कहते हैं गाय में एक बना चाय का मर्द हमारे जैसे क्या है, जैसे गांव में ना कई सारे लोग ऐसे होते हैं चाय के बिना काम ही नहीं चलता है। सुबह को चाय पी रहे हैं, दोपहर को चाय पी रहे हैं, फिर शाम को चाय पी रहे हैं, चाय के साथ ही रोटी खा रहे हैं, कहीं भी जाओ चाय पी रहे हैं, तो उसको एक शब्द दे दिया चाय का मर्द, यानी कि इसके बिना चाय के बिना इसका काम नहीं चलता है। तो मुझे टाइटल याद आ गया। तो एक नहीं किसी को चिढ़ाने लगता है गांव में, तो एक लड़का था दुबला पतला सा, तो उसको कहते देखो ज़्यादा चाय का मर्द, क्योंकि चाय पीता है उसी तो ये 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यहाँ पर। तो आज के डेट में अगर बात करें 2% से यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक्सपोर्ट जो है अप टू द नियरली 2%, और 4 लाख यहाँ पर टन देखने को मिल रहा है 2022 में। तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वेराइटी है जिनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार, उन्हें कहते हैं उत्तम लेवल की क्वालिटी है। एक है रोबस्टा और दूसरा है अरेबिका। तो ये रोबस्टा और अरेबिका ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी थी, क्यों? GI टैग को लेकर। तो इस लिए भी आप लोग याद रखिएगा, जब मैंने GI टैग वाली बातें डिस्कस की थी तो इनको यहाँ पर GI टैग भी दिया गया था। तो कॉफ़ी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर दोनों वैरायटी को बोला गया है कि यहाँ पर इनकी जो खपत है वो बढ़ गई है। कॉफ़ी प्लांटेशन जो है जैसे एरिया में होती है तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मैंने बोला साउथ में उगाई जा रही है। तो साउथ जो है वो कहाँ पर है? वो थोड़ा सा इक्वेटर के पास आप लोगों को देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि गर्मी वाला मौसम चाहिएगा उगाने के लिए इसको। तो यहाँ पर हॉट और ह्यूमिड, यानी कि जहाँ पर बारिश भी होती है, और टेम्परेचर 15 से लेकर 28 के बीच में यहाँ पर रहना चाहिए। अगर नॉर्थ में आप लोग जाओगे सर्दी के टाइम पर, आप लोगों को पता है टेम्परेचर कई बार माइनस में भी चला जाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर लेकिन अगर बात करेंगे साउथ में तो आप लोगों को ये ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर रेनफॉल जो है वो 150 के करीब से लेकर 200 तक सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। ट्रेडिशनली जो कहाँ पर उगाई जाती है, तो वेस्टर्न घाट और साउथ इंडिया के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका हाईएस्ट है जैसे मैंने बताया, केरला दूसरे नंबर पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश चौथे पर और उड़ीसा है 5वें नंबर पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक याद रखिएगा, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं उसको यूज किया जा सकता है एग्जाम में।
मान लो कॉफी के बारे में बोल दिया कि सबसे ज्यादा कहाँ उगाए जाते हैं, और पहला ही ऑप्शन जो है उन्होंने आप लोगों के सामने दे दिया राजस्थान, ठीक है, या फिर आप लोगों को उत्तर प्रदेश दे दिया उसने ऑप्शन। तो मैक्सिमम कम से कम कॉमन सेंस इतना तो बोलते हैं कि आप लोग याद रखें कोस्टल एरिया में काफी लार्ज स्केल पर इसका काम किया जाता है, ठीक है। नहीं, कोस्टल एरिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। अगर कोस्टल एरिया याद ना रहे तो इतना याद रखिएगा, जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पर ये उगाई जाती है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में बारिश होती है या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बारिश होती है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप लोग ज्योग्राफिकल कंडीशन भी याद रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक था, पर आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट बढ़ा है तो बेसिक चीजें जो बैकग्राउंड की आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को पता है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू वाला इशू, उसमें सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी जाती है उन लोगों के द्वारा कि ये जल्लीकट्टू की वजह से ही यहाँ पर जो बैल है, खासकर इस पर्टिकुलर ब्रीड के, वो यहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल जो है जल्लीकट्टू के फेस्टिवल में किया जाता है। तो इसी को पैटर्न में अगर आप लोग समझें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ में कोरिलेट करके बताना, तो इससे क्या होता है, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि दूसरी चीज़ की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। बिल्कुल उसी के साथ में कोरिलेट कर कर मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूँगा। यह है सस्टेनेबल श्रिम्प कल्टीवेशन, यानी कि एक तरीके से जो श्रिम्प यानी कि जो झींगे होते हैं उनका कल्टीवेशन किया जाएगा, इनकी उनकी पैदावार की जाएगी। किसके साथ में कनेक्ट करके, ये होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको रिस्टोर किया जाएगा। यानी कि एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करके चीज़ें बन जाती हैं और फिर चीज़ें अच्छी चलती हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक टाइम था, मतलब कुछ इस तरीके के पैटर्न में मैं फॉलो किया करता था। जैसे मान लो मुझे कोई लेक्चर सुनना है, ठीक है, तो मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ किसी काम से, तो उस टाइम पे क्या किया, अपने कानों में अपना ठीक है वो लेक्चर सुनना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अपना जो जहाँ जा रहे हैं वैसे तो वो रास्ता यूटिलाइज नहीं हो रहा है, वैसे ही फालतू में मतलब टाइम पास कर, या फिर अपनी कोई किताब रख ली, अपना कोई किताब पढ़ते हुए चले गए। पर कई बार ना गाड़ी में होते हैं तो हिलती रुलती है, तो उसकी वजह से मेट्रो में तो आराम से इंसान पढ़ लेता है बैठ के। तो इंसान एक काम कर रहा है, उसके साथ में दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसे कई बार रनिंग करते करते बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये वीडियो देखते हैं, वो अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे रनिंग कर रहे हैं, बाहर घूमने चले गए, टहलने चले गए, या फिर अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो एक काम के साथ में दूसरा काम भी हो जाता है। तो ये एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो झींगे हैं उनको इस्तेमाल करके मैंग्रोव यानी कि जो दलदली फॉरेस्ट है उनको रिस्टोर किया जाएगा। जिस किसी ने कभी मैंग्रोव नहीं देखे हैं, पहले तो आप लोगों को दलदली फॉरेस्ट दिखा दूं। बाकी ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर कवर किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो देख लेते हैं एक बार। ये कुछ इस तरीके का आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रिम्प यानी कि जो झींगे होते हैं उनका कल्टीवेशन किया जाएगा कुछ ऐसे एरिया में जो कि दलदली फॉरेस्ट जहां पर पाए जाते हैं। तो दलदली फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं तो वो कोस्टल एरिया में आप लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। तो जैसे कि अगर आप लोग देखोगे कोस्टल एरिया कहाँ कहाँ पर दलदली फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो ये पिक्चर में कुछ नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है। पिक्चर का नज़ारा छोड़िए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बड़ा ही प्यारा सा बन जाता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा दलदली फॉरेस्ट जो है वो हमारे देश में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल पर, यानी कि हमारे ईस्टर्न कोस्ट पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और फिर इसके जस्ट अपोजिट में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये हो गया गुजरात, यानी कि वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर है और गुजरात दूसरे नंबर पर है। याद रखने के लिए जैसे मैं कई बार इसको जब भी याद रखा करता था तो कई बार क्या हुआ करता था, मैं बोलता था कि यहाँ पर है बेसिकली कौन, यहाँ पर है ममता बनर्जी जी और यहाँ पर है मोदी जी, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसे याद करने का एक तरीके से ना माइंड में पिक्चर तैयार हो जाती है। फिर इसके बाद में जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को अंडमान एंड निकोबार देखने को मिलेगा। इसी के पास में फिर थोड़ा सा आएंगे तो आप लोगों को आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, और उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को उड़ीसा देखने को मिलेगा। तो ये क्या बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। तो पहला यहां पर हो गया बेसिकली वेस्ट बंगाल, फिर हो गया गुजरात, फिर अंडमान निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उड़ीसा। एटलीस्ट 5 ऐसे एरिया हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाता है। तो ये एरिया है जहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि खेती की जाती है। खासकर ये एक तरीके से श्रिम्प, जो एक तरीके बात की जा रही है कि श्रिम्प की कल्टीवेशन की जाएगी, पर इन सब पे नहीं, वो की जाएगी ओनली सुंदरवन वाले एरिया में। तो इससे रिलेटेड आप लोगों से बातें पूछी जा सकती हैं। तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर इंडिया। ये वो आप लोगों को देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ साथ में, और इसी के साथ में यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, और रामसर साइट की भी यहाँ पर बातें की जाती हैं, ठीक है।
तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अगर बात करें तो इसके चलते क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये वो एरिया है जहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से कुछ भी आप लोगों से पूछा जाए तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। इस इनिशिएटिव से दोनों ही काम होंगे पैरेलल में। एक तो झींगे की खेती की जाएगी, क्योंकि झींगा जो है वो काफ़ी अच्छा प्रोटीन का सोर्स माना जाता है, जिसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। पहली बार जब मैंने सुना था ना मैंने कहा झींगे भी खाए जाते हैं। ऐसा मेरा ना दिमाग भी ऐसा हो गया, मैंने कहा क्या यार कैसे खा लेते हैं लोग हैं। पर वो ये देखो, इसमें मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जो नॉनवेज खाते हैं उनको, बस उन्हें एक थॉट आता है, ठीक है। एग वैग वगैरह इंसान खा लेता है, सुनता है कि ठीक है कुछ और खा ले, जैसे चाइना में सांप खा लिए, ठीक है। तो एक तरीके से वो कल्चर होती है वहाँ पे, जब सभी खा रहे हैं तो खा रहे हैं, तो वो एक तरीके से। पर मुझे नहीं, एक तरीके से जब सोचे ऐसे केकड़ा खा लेते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब एक तरीके से। और आने वाले टाइम पे इनकी जो जरूरत भी पड़ेगी, जैसे ज़मीन कम होती जा रही है तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी इनकी। तो सुंदरबन वाले एरिया में अगर यहाँ पर हम लोग श्रिम्प कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पर फिर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर बचा पाएंगे। और इसी के लिए है SAIME। तो याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में देकर पूछ लेते हैं कई बार। तो सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो ये एक तरीके से पायलट प्रोजेक्ट रहेगा अभी वेस्ट बंगाल में। अगर यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देता है तो फिर दूसरे एरिया में भी इंप्लीमेंट करेंगे जहाँ जहाँ पर आप लोगों को दलदली फॉरेस्ट यानी कि जंगल देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे दोनों ही काम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर कल्टीवेट किया जाएगा एक तरीके से, जो यहाँ पर ये श्रिम्प की जो खेती है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये किसके द्वारा, देखिए ऐसा नहीं कोई हवा में कर देते हैं सारी चीज़ें। तो नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ जो सोसाइटी है, और इसी के साथ में जो ग्लोबल नेचर और कई सारे अदर हैं, उनके द्वारा कन्विंस किया गया कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हवाबाजी में यहाँ पर एक तरीके से बात कर देंगे कि हाँ ठीक है ऐसा कर लेते हैं। मैंग्रोव्स होते क्या हैं, ये आप लोगों को ट्री देखने को मिलेंगे, और सर्ब यानी कि जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो देखने को मिलेंगे। और ये कंसीव्ड है, ठीक है। कंसीव्ड का मतलब है कल्पना, यानी कि एक तरीके से कल्पना करना, ठीक है। तो कल्पना करी उन्होंने, और यहाँ पर इसी के साथ में कन्विंस भी किया लोगों को एक तरीके से कि हाँ ऐसा कुछ करते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। क्या करते हैं ये जो दलदली फॉरेस्ट कोस्टल एरिया में, जब भी कोई बाढ़ वगैरह आती है, कोई भी ऐसा एक तरीके से ना साइक्लोन वगैरह आता है, तो कोस्टल एरिया में काफ़ी सारा जो स्टॉर्म वगैरह कुछ आता है, तो उसको एक तरीके से जमीन की जो मिट्टी कटती है उसको रोकते हैं, क्योंकि पेड़ जो है उसकी जड़ें जकड़ कर रखती है मिट्टी को, ठीक है। उसी के साथ में इनका जो एक्सट्रीम वेदर होते हैं उनका इम्पैक्ट भी कम हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि कोस्टल एरिया में खासकर पेड़ पौधे इस तरीके के हम लोग को लगाते रहना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कहाँ पर चीज़ें स्टार्ट की जा रही हैं, कहाँ पर ये इससे रिलेटेड फॉरेस्ट वगैरह है, वो सारी बातें बता दी, मुद्दा क्या है और किस पर्टिकुलर जो खेती को करने की बात की जा रही है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके घर में हेड ऑफ द फैमिली कौन है, पापा, मम्मी, बाबा या दादी? आप कहोगे सर अंदर की बातें मत पूछा करो घर में लड़ाई हो जाएगी, ठीक है, सारी हेड है चलिए मैं न्यूज़ बताता हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है हेड कौन है, ठीक है। ये बात करेंगे UIDAI के बारे में, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आधार कार्ड तो सबके पास में होगा ना, अक्सर कई सारे एक में दिन बोल रहा था आधार कार्ड सबके पास में है, तो एक कह रहा है कि सर आधार कार्ड है तो पर पता नहीं मेरा कहाँ पड़ा हुआ है मैं थोड़ी मांग रहा हूँ यार आइडेंटिटी प्रूफ। आधार कार्ड जो है अपने पास रखा करो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को कम से कम उसका नंबर भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो उसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में हर जगह वो आप लोगों का इस्तेमाल होगा। कई सारे लोग जो हैं वो अक्सर साथ भी नहीं रखते हैं, फिर परेशान होते हैं, ठीक है। पेपर में ले जाना है वहाँ पे भूल गए, कहीं जा रहे हैं जहाँ पूछा जा रहा है वहाँ पे भूल गए, तो उसको साथ रखना होता है, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं तो अपना फोटो वगैरह लेके उसका अपने पास में रखा करो, ठीक है। ऑनलाइन अपनी Gmail ID पे या फिर कहीं पर भी जो भी आप लोगों का तरीका है उसको सेव करके रखना चाहिए, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, तो इसके द्वारा यहाँ पर UIDAI के द्वारा यहाँ पर एक रेजिडेंट फ्रेंडली फैसिलिटी अभी स्टार्ट की गई है, जिससे कि यहाँ पर अपडेट किया जाएगा जो एड्रेस है खासकर आधार कार्ड पर ऑनलाइन। तो कंसेंट जो होगा यहाँ पर वो हेड ऑफ द फैमिली, तो HOF से यहाँ पर कंसेंट होगा। तो ये होता क्या है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी आधार कार्ड के ऊपर, जैसे कि अगर आधार कार्ड है तो उस पर फोटो वगैरह चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो एक प्रोसीजर यहाँ पर देखने को मिलता था। चलो वो तो सही है, ताकि कल को कोई चेंज ना कर दे, गड़बड़ी ना कर दे आराम से, तो वो सही है कि वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है एड्रेस चेंज करना है। मान लीजिए आज की डेट में किसी इंसान को कहीं और जाकर रहना है, रेंट पे जाकर रहना है, और वहाँ पर उसको अपना बेसिकली अकाउंट वगैरह खुलवाना है, कोई और प्रोसीजर करना है, तो उसको बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ती थी। तो इससे क्या रहेगा, एड्रेस एटलीस्ट जो है वो आसानी से चेंज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके चलते चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते यहाँ पर कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराइए, ताकि अगर कोई एड्रेस चेंज करना चाहता है तो आसानी से कर सके।
तो इससे कई सारे जो रिलेटिव हैं कई बार उनके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो इसके चलते फिर भी वो अपने एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे अगर यहाँ पर कंसेंट मिल जाता है। ठीक है, तो UIDAI जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी कैसी होती है? वैधानिक, यानी कि कानूनी, यानी कि जो कानून के द्वारा पास कर कर बनाई गई है। तो इसके तहत यहाँ पर आधार एक्ट लेकर आया गया। ये एक्ट ऐसा था जिसपे बहुत बवंडर भी मचा उस टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर जो एक्ट होता है उसको मनी बिल बनाकर पास कर दिया। मतलब क्या था? यानी कि पास बने एक तरीके पास करने का आसान तरीका, क्योंकि मनी बिल में जब बात करते हैं तो राज्यसभा के हाथ में ज़्यादा पावर नहीं होती है, तो वहाँ पर इस तरीके से उसको मनी बिल बनाकर पास कर दिया गया, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये मनी बिल है ही नहीं है, फिर भी मनी बिल बना दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में यहाँ पर ये आता है। इसमें क्या होता है? आधार कार्ड में आप लोगों को पता है कि जहाँ पर आप लोग रहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और आप लोगों की जो शरीर के आंकड़े हैं, यानी कि आप लोगों की आंखों की पुतली, हाथों की फिंगरप्रिंट, ठीक है, और क्या है, फेस स्कैन, समझ रहे हैं बिल्कुल ढांचा तैयार कर दिया जाता है। यानी कि इंसान का पूरा चौंकटा, इंसान का पूरा थोपड़ा जो है वो पूरा स्कैन कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, और डेटा जो है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? तो इसके ऊपर स्टार लगा लेना। ये स्टेट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेटाबेस है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और 12 डिजिट दी गई है यहाँ पर, एक यूनिक नंबर, जिसके बेस पर उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। आज की डेट में सिम लेने जाओगे ना, आधार कार्ड बता देना और अंगूठा लगाते ही सारा ब्यौरा खुल के आ जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, क्रिमिनल केसेस वगैरह, जिनको एक तरीके से पेंडिंग पड़े थे, और यहाँ पर ये ऐसे डेटा है जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के डेट में जेलों के अंदर भी। तो उसके चलते भी कई सारी बातें थी। हालांकि कई सारे लोग ये बोले थे कि गलत है यहाँ पर इस तरीके से बिना कंसेंट के इस तरीके से डेटा को यूज़ करना, पर लेकिन सही है। ये चीज़ें जो हैं अभी यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिले, तो लोग अवेयर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है फंडामेंटल राइट तो आप लोगों का अधिकार बना हुआ है, बेसिकली प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी। जब से KS पुत्तास्वामी केस आया था ना, ये 2017 में केस आया था, तब से लेके अब तक का बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए निकल कर, जिसमें खासकर लोगों के फंडामेंटल राइट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है, यानी कि और ज़्यादा ताकत मिली है। तो ये तब से लेकर यहाँ पर प्राइवेसी के नाम पर आप लोगों को पता है सेक्शन 377 के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर हुआ। उसके चलते और भी, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें किन्नर समुदाय से रिलेटेड, तो नालसा जो जजमेंट है, बेसिकली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो जजमेंट है यहाँ पर, तो उसमें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको थर्ड जेंडर के तौर पर क्रिएट किया गया। तो हालांकि ये बात का है, पर लेकिन फिर भी ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के तौर पर भी आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो बेसिक चीज है, याद रखिएगा, कंफ्यूज आना नहीं है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है, गाना लिख रहा है, जिसका मुझे था इंतजार वो स्लाइड है सर, कौन सी? वो है वोकैबुलरी वाली। तो मैंने कहा सही है, जिसका मुझे था इंतजार वो स्लाइड आ गई किस किस की फेवरेट है ये स्लाइड? कुछ बच्चों की फेवरेट बन गई ये स्लाइड भाई साहब, वो इसी का वेट करते हैं। ऐसे तो नहीं कि लास्ट में पहुंचा दो तुरंत, बस सीधा इसी को देखते हैं, ऐसा भी कोई है क्या मान काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करेगा, और इसी के साथ में कुछ नए शब्द आप लोगों को जानने को मिलेगी। एक एक शब्द के बारे में आप लोगों से बात करूंगा और उसका मीनिंग भी देखेंगे। पहला शब्द है वो है विसिएट। विसिएट होता है भ्रष्ट करना, यानी कि एक तरीके से भ्रष्ट क्या होता है? जो ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे फॉलो ना करे, उसमें कुछ गड़बड़ करे, तो ऐसे इंसान को आप लोग भ्रष्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से इफिशिएंसी भी काफ़ी डाउन देखने को मिलती है। इसका अपोजिट में क्या होगा? बहुत ही क्लीन है, ओनर है, प्योर है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो शब्द है तो पता नहीं कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा। क्रोनिक डिजीज के बारे में आप लोगों ने सुना है, जो नियमित बनी हुई है। ठीक है, एक दीर्घकालीन बात बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली चली आ रही है भाई साहब, लंबे समय से चली हुई आ रही है, तो ऐसी बीमारी यहाँ पर कई बार ये सारी चीजें इनको बोल सकते हैं रेगुलर। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोग बहुत ही क्रोनिक तरीके से पढ़ रहे हैं। नहीं वाह, क्या क्रोनिक तरीके से पढ़ता है भाई साहब, 6 घंटे बैठ जाए ना तो बंदा उठता नहीं है, उठ लिया करो, थोड़े कमर में दर्द हो जाएगा। ठीक है कोशिश किया करो कि 1 घंटा बैठो, उठ लो, फिर 1 घंटा बैठो, या फिर मैक्सिमम की जो सिटिंग होनी चाहिए 2 घंटे की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कॉन्टिन्यूस सिटिंग मत करना। ठीक है, अब इतना सिटिंग क्यों? क्योंकि एग्जाम में लगभग 2 घंटे बैठना पड़ेगा, और इससे ज़्यादा अगर फिर जब पेपर आता है मेंस का, तो तब आप लोग 3 घंटे की ट्रेनिंग कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस होती है बेसिकली। मैक्सिमम लोग तो ऐसे होंगे जो 20 मिनट बैठने में भी जिनको ऐसा लगता है भाग जाओ उठ के, तो वो वाली कंडीशन में नहीं आना है। ठीक है, तो एक तरीके से सही चीज़ों को सही तरीके से लेकर चलना है। किस तरीके से? तर्क संगत बोलते हैं ना, तो रेशनल होता है एक तरीके से युक्ति संगत, या फिर तर्क संगत भी आप लोग बोल सकते हो। इंटेलिजेंस जुडिशियल, जो एक ऐसा पर्सन जो एक तरीके से समझ रहा है चीजों को, क्या सही है और क्या गलत है, हर बातों को ध्यान से सुनता है और सही और गलत की तराजू में तोलने के बाद में चीजों को आगे लेकर चलता है, ऐसे इंसान को बोलते हैं तर्क संगत। रेशनल है भाई साहब, सही बातें बोलोगे वही रहेगा, बेवकूफ नहीं बना सकते ऐसे इंसान को। ठीक है, तो ये बातें बोल सकते हैं। इवेंटफुल एक तरीके से ये घटने वाला। ठीक है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो काफी सिग्निफिकेंस हो, जैसे कोई मेमोरेबल मोमेंट आ गया कोई। ठीक है, जैसे कई बार कई सारे, एक अभी रिसेंटली अभी एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मैं जा रहा था अभी, तो कहीं पर एक बच्चा मिल गया मुझे। ठीक है,
तो एक तरीके से ना कई बार क्या होता है यानी एक पहली नज़र में देखा तो पहचान में नहीं आया, फिर से जैसे आगे निकल गया तो फिर से घूम के आया। तो कह रहे वीर सर, तो एक तरीके से ना उसका जो चेहरा था यार इतना मतलब यानी एक तरीके से ऐसे देख रहा था कि मतलब जो क्या ही बोलूँ, एक्सप्रेशन इतना था, इतना नेचुरल सा लगा मुझे देख के। तो मतलब एक फील, वो चेहरा याद आ जाए एकदम बिल्कुल, तो मुझे वो फेस याद आ गया एकदम। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, तो कई बार ऐसी चीज़ें रहती है। तो ये मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं आप लोग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। नहीं, कई बार कभी मासूम सा फेस रहता है, कई बार याद रह जाती है चेहरे। ठीक है, तो उस तरीके से तो बड़े ही एक तरीके से वो चीज़ें रही, तो मुझे वो फेस याद आ गया एकदम। तो मैंने बोला जैसे मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो कोई घटना घटती है तो कई बार आप लोगों की आंखों में छप जाती है, अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो वो वाली बातें हैं। तो यहाँ पर ये इवेंटफुल वाली बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर ये बात की जा रही है यहाँ पर मिस प्रिजन। ठीक है, तो मिस प्रिजन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको गलत फहमी बोलते हैं यहाँ पर एक तरीके से। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो एक गलत फहमी मतलब एक होना कुछ था, कुछ और हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। तो नेग्लेक्ट और रॉन्ग परफॉर्मेंस आप एक तरीके से यहाँ पर तो एक मतलब आप लोग समझ सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई, वो वाली चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो ये शब्द हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन शब्द के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इनको आप लोग सेंटेंस फॉर्म करना। और फिर से वही बोलूँगा, जिसको इंग्लिश बोलने में, समझने में, लिखने में दिक्कत होती है तो उस काम को करना स्टार्ट करो। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है। अगर आप लोग आज से करना स्टार्ट करोगे 10 दिन में परफॉर्मेंस देखना। कॉन्टिन्यूस करो तो सही। मॉर्निंग में उठने में दिक्कत हो रही है, एक बार अपना आपको फोर्स करके उठ के देखो तो सही। उसके बाद में अगर ना काम चले तो मुझे बताना। ठीक है, फिर मैं बोलूँगा घर वालों को कि इनके ऊपर पानी डाल के सुबह इनको उठाना। ठीक है करो यार काम को, देखो पेपर पास में आ रहे हैं। ठीक है, मजाक अपनी जगह है पर लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होकर काम करना पड़ेगा दोस्त, है कि नहीं? करोगे कि नहीं? तो हाउस द जोश, लो तो नहीं हो गया? अगर लो हो गया तो बता देना। ठीक है, करंट लगा दिया जाएगा। तो अच्छे से चीज़ों को लेकर चलो यार, सही तरीके से ज़िंदगी आपकी, आप लोगों को इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आज का दिन आप लोगों का बहुत ही बेहतरीन होगा और शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय करोगे। इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो पूछ लिया करो और वीडियो में फीडबैक जरूर दिया करो। ठीक है।